यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विजन आइज की हमारी पर्यावरण की मैगजीन है, ठीक है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की मैगजीन है, इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा पार्ट 3 रहेगा इसका, राइट, पार्ट 3 रहेगा और टॉपिक भी हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर रहेगा, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से पार्ट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 आपका यहाँ से जो ये टॉपिक 2 था ये पूरा हो चुका था, जितना 2 वाला टॉपिक है, ठीक है। उसका जो 3 नंबर टॉपिक है, ये 3 नंबर टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पोल्यूशन का, ठीक है। प्रदूषण जितना भी रहेगा हमारा 63 पेज से स्टार्ट है पोल्यूशन, और जितने भी यहाँ तक है 3 नंबर हमारा टॉपिक जितना रहेगा ये पूरा है। और ये पूरा टॉपिक आपका रहेगा जितना ऊपर से दे रखा है ये, ठीक है, ये सब जितना रहेगा नीचे तक, ये यहाँ पे आपको मैं 3 नंबर आज पूरा करा दूंगा, ठीक है। जितने भी हमारे पोल्यूशन में आएंगे वो सब मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा, राइट। उसके बाद जो हमारा चौथा नंबर टॉपिक नेक्स्ट रहेगा वो भी चौथे पार्ट में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक जो पार्ट है काफ़ी मतलब एक पार्ट में बहुत ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर दे रखे हो, आप भी देख रखे हो कि कितने ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा क्या है जो मैं इसमें बता रहा हूँ, टॉपिक जो बताता हूँ वो करीब 1 घंटे से ऊपर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस देखते चलना है कि आपको टॉपिक समझने चलना है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक कई बहुत ज़्यादा है। अगर इनको मैं 40-45 मिनट में कराऊंगा जैसे मैं पहले करा रहा था, तो क्या होंगे, ये कम से कम 10 पार्ट हमारे बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा बन जाएगा, आपको 10 दिन में कवर होंगे ये, ठीक है। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि 5 से 6 दिन में आपको यहाँ पर ये कवर करना है, राइट। और देखो पढ़ना कैसे है मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। जैसे कि मैं टॉपिक 3 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक 3 आज मैं पोल्यूशन पूरा करा दूंगा। इससे कल मैंने टॉपिक 2 करा दिया था पूरा, आपको जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आज मैं कराऊंगा पोल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर। तो आपको क्या करना है, मैं आपको जैसे इतना ही कराता जा रहा हूँ, उसके मैं आपको स्टैटिक यहाँ से कुछ टॉपिक बताऊंगा कि स्टैटिक जो क्वेश्चन निकालना है वो आपको उसी दिन, जैसे आज मैं करा रहा हूँ तो आज ही आपको स्टैटिक ये कवर पूरे करने हैं, ठीक है। जितने मैं स्टैटिक क्वेश्चन बता रहा हूँ सब आपको स्टैटिक ये आके कवर करने हैं, राइट। अगर टाइम बच जाता है तो क्या करना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का मैंने टेस्ट भी डाला हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे, तो टेस्ट आपको जाके कवर करना है। इतना अगर टॉपिक पढ़ लेते हो उसको टेस्ट को ज्वाइन करो, टेस्ट करो, ठीक है। और भी जो टॉपिक रहता है इस टेस्ट को लेकर, अगर इसके क्वेश्चन आपको चाहिए या कुछ पोल्यूशन को लेकर और भी टॉपिक चाहिए तो मुझे मैसेज करो, मैं टेलीग्राम पे आपको और भी टॉपिक यहाँ पे शेयर कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट है हमारे। बट क्या है वो हमारे इंग्लिश में होंगे, ठीक है। अभी देखो मैं टारगेट स्टार्ट करने वाला हूँ डेली वाला, उसमें जैसे कि जो भी टारगेट रहेगा हर सब्जेक्ट में अलग अलग यहाँ पे टॉपिक दूंगा आपको, ठीक है। वो टॉपिक में आपका जो टॉपिक आपको नहीं मिलता है वो टॉपिक हो सके कोशिश करूंगा मैं हिंदी में दूंगा ही दूंगा, लेकिन जो हमारी इंपॉर्टेंट मैगजीन होगी, इंपॉर्टेंट जो हमारे कोई चीज़ मैंने जैसे कोई टॉपिक पे बताया मैंने कि इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं अगर दूंगा इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश में ही रीड करना पड़ेगा वो, राइट। वो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ो या आप इंग्लिश में समझ के करो, ठीक है। तो आपको वो आपको पढ़ना है, राइट, क्योंकि देखो हिंदी में हर चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, क्योंकि हिंदी में इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल हिंदी में नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, वो मैं आपको जैसे कि पीआईबी हो गया कुछ, ठीक है, और हमारी इंडियन एक्सप्रेस की कुछ न्यूज़ का डाटा दिया है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा देख के कवर करना है, राइट। ये आपको देखना है कि हाँ मुझे कैसे करना है वो आप देख सकते हो, राइट। बाकी कुछ डाउट जितना कोशिश रहेगा मैं आपको करूँगा, और यहाँ पे जितने अच्छे से अच्छा मटेरियल रहेगा मैं डेली टारगेट में आपको शेयर करूँगा वहाँ, ठीक, वो आपको कवर करना है। तो वो टेलीग्राम पे आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूँगा, राइट। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 को, पोल्यूशन से देखते हैं। पहला हमारा है वायु प्रदूषण, ठीक है। इससे देखते हैं यहाँ से वायु प्रदूषण है, इसमें बोल रहा है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो हमारी विनिमय मंच है इसको लेके यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा देखते हैं, जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो हमारा नियम है इसे लॉन्च किया। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के दौरान यहाँ पर लॉन्च किया गया था। हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये है हमारा, एक तो देखो पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के नेतृत्व में किया जा रहा है, ठीक है। यूएनईपी मतलब देखो जितने भी हमारे पहल है यूएनईपी, यूएनडीपी और यूएनएफसीसीसी, ठीक है, ये सब आपको इंग्लिश में कवर करना है। हिंदी में आप अगर पढ़ोगे ना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या होता है तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा आगे, तो मैं सिंपल सा है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट। तो कुछ तो इंग्लिश आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी, ये नहीं कि आपने पूरा पेपर हिंदी से आपको निकालना है, हिंदी से आप पूरा पेपर निकाल जाओ, ठीक है। लेकिन जो कुछ हमारे डेटा है, अभी मान लो आपका हिंदी से आपने पेपर निकाला, ठीक है, उसके बाद आपको जब ज्वाइन करोगे आप, चलो आप यहाँ से आईएएस ऑफिसर बन गए, ठीक है, आपकी रैंक आ गई 120 रैंक आ गई, ठीक है, 120 रैंक है, आप आईएएस ऑफिसर बन मिल गया आपको, अब यहाँ पे ज्वाइन कर लिया ऑफिस। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब इंग्लिश में ही होंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जब कुछ मतलब कोई मीटिंग होगी, कुछ बैठक होगी, वहाँ पर बुलाया जाएगा तो आपको सब डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही पढ़ने होंगे वहाँ, राइट। यानी कि आप हिंदी वहाँ पर ट्रांसलेट करोगे बैठ के। इस वजह से थोड़ी सी इंग्लिश आप मजबूत करते चलो, साथ में जो मैं बताता चलता हूँ उतना आप करते चलो। मैं ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, इसमें जो इंग्लिश के कुछ वर्ड आएंगे वो आपको देखना है बस, ठीक है। इतना आप थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं होगी इंग्लिश की पढ़ने की, वरना लोग ज्वाइन करने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन करते हैं कोर्स, ठीक है, उसमें भी आपको अच्छे इतना नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश है उसको आप कवर करते चलो, ठीक है। तो क्या हमारा ये जो हमारा है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पीच जो हमारा जो आयोजन है इसका संयुक्त राष्ट्र जो
हमारा संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम जो हमारा यूएनईपी इसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इस वर्ष के आयोजन में इसकी थीम क्या है, ठीक है, इसकी थीम है हमारी स्वच्छ वायु अभिनिवेश करें, राइट। ये हमारा क्या है, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ अभी हाल ही में थीम थी किसकी थी, अब वर्ल्ड पर्यावरण डे की थी, है ना, पृथ्वी दिवस की थीम थी, या जल दिवस जो था उसकी थीम थी, या यहाँ पर दे देगा जो पर्यावरण कार्यक्रम अभी चलाया गया तो उसकी थीम थी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाएंगे कि यहाँ पर पर्यावरण था उसकी थीम थी। तो क्या होगा, ज़्यादातर लोग जल दिवस, पृथ्वी दिवस और आपका जो इन्वायरमेंट है ये सब की थीम मारेंगे, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा यूएनईपी की एक पहल है, इसको लेकर ये, ठीक है। आगे देखते हैं, सीसीएसी का गठन वर्ष 2012 में यूएनईपी के नेतृत्व में यहाँ पर किया गया था, राइट। ये 160 देशों में सरकारों के जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे सरकारी संगठन है उसके गैर सरकारी संगठन है 180 जो हमारी साझेदारी आधारित संगठन होंगे इसके में, ठीक है। आगे भारत 2019 में सीसीएसी में यहाँ पर क्या शामिल हुआ था। तो हमारी ये चीज़ इंपॉर्टेंट मजा। सीसीएसी का फुल फॉर्म क्या है, ये देखो, स्वच्छ वायु जलवायु जो हमारा जो गठबंधन है जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन, ये होता है सीसीएसी, ठीक है। इसका देखो भारत हमारा मेंबर है 2019 से, और ये इसका वर्ष 2012 में गठन किया गया यूएनईपी के नेतृत्व में। और कौन कौन यहाँ पर इसमें अंतर सरकारी भी हैं, गैर सरकार जो हमारे सरकारी संगठन है, और यहाँ पर एक स्वैच्छिक साझेदारी यहाँ पर संगठन भी शामिल है, ठीक है। ये अल्पकालिक किंतु शक्तिशाली और जलवायु प्रदूषकों जैसे कि मीथेन, अल्पकालिक है लेकिन शक्तिशाली है, ठीक है, जैसे कि मीथेन और ब्लैक कार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और ट्रोपोस्फेरिक जो हमारे ओजोन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए काम करता है, प्रदूषक तथा जलवायु परिवर्तन के लिए और यहाँ पर वायु प्रदूषण दोनों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। क्वेश्चन आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है कि जो हमारा सीसीएसी है, मैं फुल फॉर्म पूरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया सीसीएसी का जो जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन है, ठीक है। सीसीएसी हमारा जो है इसको बोलेगा, इसका भारत मेंबर अभी हाल ही में 2024 में बना हुआ है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, तो पहला क्या गलत हो जाएगा क्योंकि 2019 में बना है, यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट होगा, ये सिर्फ अल्पकालिक है और इतना शक्तिशाली नहीं है कि यहाँ पर जो हमारी ग्रीन हाउस उत्सर्जन है उसको कम मिलाने में काम करे, ठीक है। तो हमारा दूसरा भी क्या गलत हो जाएगा, शक्तिशाली है लेकिन मतलब अल्पकालिक है और किंतु शक्तिशाली है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देगा, यहाँ पर जैसे कि इसमें से कौन कौन सी गैसें रहेंगी जो यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर उत्सर्जन में कमी करेगा। एक तो बोल देगा आपको इसमें सिर्फ मीथेन को लेकर यहाँ पर ये उत्सर्जन को कमी लाने का काम करेगा, ठीक है। तो क्या गलत हो जाएगा, मीथेन के साथ साथ ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के जो उत्सर्जन उसमें कमी लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पर दे देगा स्टेटमेंट आपको, ये बोलेगा ये जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये बोलेगा सिर्फ जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, या बोल देगा ये सिर्फ वायु प्रदूषण के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या गलत है, सिर्फ जहाँ पर बोलेगा वहाँ पर आपको गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारा जलवायु परिवर्तन भी है और वायु प्रदूषण के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब चारों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो हमारा विनिमय मंच है, इसके लेकर ये वन स्टॉप जो शॉप है उसकी तरह काम करेगा। इसके तहत वायु गुणवत्ता जो हमारी दिशा निर्देश है उसके अंतरिम लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित नवीनतम वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो मार्गदर्शक है उसमें सहारा यहाँ पर प्रदान करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, सीसीएसी क्लीन एयर यहाँ पर फ्लैगशिप एक घटक है, ठीक है, इसका एक घटक है। यूएनईए मतलब यूनाइटेड नेशन जो हमारा इन्वायरमेंट सभा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट हमारी असेंबली है, ठीक है। इसके 6 संकल्प हैं कर्म यहाँ पर योगदान देंगे, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के 6ठे सत्र में हमारा यूएनईए 6 का संकलन 10 वायु गुणवत्ता सुधार यहाँ पर, जिसमें से वायु गुणवत्ता के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर बढ़ावा देने पर केंद्रित था, ठीक है। ये एक बार देख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, WHO और वायु गुणवत्ता जो हमारे दिशा निर्देश उसको लेकर क्या है यहाँ पर, राइट। ये विशेष प्रदूषकों के उत्सर्जन किस जो उच्चतम सीमा है उसके निर्धारण करने वाली जो साक्ष्य आधारित सिफारिश है उसकी एक सेट होता है। ये समान वायु प्रदूषण को उत्सर्जन स्तरों के अंतिम लक्ष्य जो अंतरिम लक्ष्य है उसकी सिफारिश करते हैं, और प्रदूषक को पार्टिकुलर मैटर PM पार्टिकुलर मैटर जो वो, और ओजोन NO2, ठीक है, SO2, और ये जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सब इसमें शामिल होते हैं। किसमें, जो हमारे WHO के जो हमारे वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश है उसमें जो स्तरों के अंतिम लक्ष्य थे, ठीक है, अंतरिम जो हमारे लक्ष्य थे उसकी सिफारिश करते हैं कि इन प्रदूषकों में पार्टिकुलर मैटर यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। किन किन में, एक तो आपको ओजोन, NO2, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए PM 2.5 का 24 घंटे औसतन यहाँ पर 15 यहाँ पर जो हमारा है माइक्रोग्राम पर मीटर से यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, पर मीटर क्यूब से यहाँ पर कम होगा। ये अधिक नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। साथ में क्या है, PM 2.5 का जो वार्षिक औसत है हमारा ये इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। PM 2.5 का इससे अधिक नहीं होना चाहिए,
और यहाँ पर बोला TBM 2.5 का क्या होगा, इससे अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए 24 घंटे में, और आपका यहाँ पर जो वार्षिक है इतना नहीं होना चाहिए इससे अधिक, ठीक है। तो इस चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे सुर्खियों, संबंधित सुर्खियों में यहाँ पर वैश्विक जो नाइट्रस ऑक्साइड है NO2, इसका N2O इसका आकलन करना है, ठीक है। इसका आकलन रिपोर्ट है, और ये क्या है N2 जो हमारी है वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका आकलन रिपोर्ट है। जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC तथा खाद्य यहाँ पर कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया था ये, ठीक है। ये विगत जो हमारे दशक उसमें भी यहाँ पर अधिक समय से केवल N2O पर ध्यान केंद्रित करती रही है, और ये हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। तो देखते हैं इसको। मुख्य बिंदु क्या है इसमें, देखो ये 1980 के बाद मानव जनित गतिविधियों को लेकर N2 के उत्सर्जन के वैश्विक स्तर में 40% की वृद्धि देखी गई। इसमें लगभग 75% उत्सर्जन कृषि में यहाँ पर क्या है, सिंथेटिक उर्वरकों के खाद्य उपयोग से हुआ है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड NTO के बारे में क्या है, N2 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या है, फिर क्वेश्चन भी बनाते हैं, ठीक है। N2O ये पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है जो दहन में सहायक होती है और पर्यावरण स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। ये हमारा स्टैटिक पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। आगे एनेस्थीसिया और अन्य चिकित्सकीय लाभों के लिए यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। अन्य संबंधित हमारे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, जैसे कि अकार्बनिक गैस है, ये क्या है, ये कार्बनिक गैस है, और इसे आमतौर पर लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसमें CO2 की तुलना में वायुमंडल को गर्म करने की लगभग 270 गुना अधिक क्षमता होती है। ये गैस वायुमंडल में लगभग 114 वर्ष तक रह सकती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ से, क्वेश्चन पूछेगा वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड जो आकलन रिपोर्ट है उसके बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से, ठीक है, ये स्टेटमेंट बोलेगा ये हमारा जो है जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन जो हमारा CCAC है, इसकी एक यहाँ पर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ये CCAC तथा खाद्य कृषि संगठन FAO दोनों को मिलाकर जारी की जाएगी, एक को मिलाकर नहीं, तो हमारा ये गलत हो गया। दूसरा, ये विगत वर्षों से क्या है, विगत 10 वर्षों से यहाँ पर अधिक समय से लेकर यहाँ पर N2 पर ध्यान केंद्रित करती रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है हमारी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट होगा N2 के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर में 50% से अधिक की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि 50% से यहाँ पर कम बोल सकते हो, अधिक नहीं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट देगा, चौथा स्टेटमेंट है, ये हमारी एक जो N2O गैस है ये वायुमंडल में नहीं, ये बोलेगा आपको हाँ, ये आपके जो गैस है ये अकार्बनिक गैस है और आमतौर पर इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे अकार्बनिक नहीं देगा, ये बोलेगा कार्बनिक गैस है जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो आप सोचोगे लाफिंग गैस है और कार्बनिक भी होगी, तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट देगा कि आपको जो सेकंड बात जो लगेगी वो एकदम करेक्ट हो, ठीक है। दूसरी बात लेकिन यहाँ से गलत होगी, राइट। जैसे कि अभी यूपी PCS में क्वेश्चन पूछा था, यूपी PCS का भी एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा था फातिमा बीबी को लेकर, ठीक है। ये दो बात उसकी सही रखी थी, एक दो बात उसकी करेक्ट थी, एक बात उसको उससे घुमा दी थी वहाँ से, राइट। तो बहुत लोग उसी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर गए। तो इसी चीज़ को लेकर क्या है, ये चीज़ यहाँ पर एक आपको सही देगा, दूसरा आपको यहाँ से गलत कर देगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो PT मैगजीन यहाँ पर बहुत लोग करा रहे हैं कवर, लेकिन आपको सिर्फ क्या कवर कराने से मतलब नहीं है कि आप कवर करा रहे हो, मैगजीन पढ़ा दिया आपको हो गया, राइट। ये चीज़ आपको बताना, माइंड ओपन करना है कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे निकाल सकता है, कैसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। आपको ये चीज़ बताना चाहिए कि लोगों को, जो हमारे लोग पढ़ रहे हैं इसको, ये क्वेश्चन आप कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, है ना, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम इसको बना सकते हैं और कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको कवर कर रहा हूँ कि इससे मतलब नहीं कि मैं इतना पूरा करा दूँ और पढ़ा दूँ, समझा दूँ, जो उसमें लिखा है मैं बोल दूँ। मुझे ये भी बताना है कि क्वेश्चन क्या आपसे बना सकता है, कि इस जो टॉपिक है इनसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। आगे देखते हैं टॉपिक हमारा फ्लू गैस डिसल्फाइरेशन, ठीक है, इसको देखते हैं। ये क्या है, सभी कोयला आधारित तापीय जो विद्युत संयंत्र है इसको लेकर यहाँ पर FGD प्रणाली स्थापित करना। FGD मतलब आपको यहाँ पर जो फ्लू गैस आपका जो डिसफ्लोराइजेशन है इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। ये फ्लू गैस हमारी डिसफ्लोराइजेशन तकनीकी के बारे में देखते हैं। ये प्रक्रिया को अवशोषक सामग्री में शामिल करके पूरा किया जाता है। ये सामग्रियाँ स्क्रबिंग द्वारा फ्लू गैस से लगभग 90 से 95% तक यहाँ पर SO2 को अलग कर देती हैं, ठीक है। विश्व में प्रमुख यहाँ पर 3 प्रकार की FSGD हैं, जिसमें प्रणालियों में जो अपनाई गई कौन कौन सी हैं। एक तो हमारी ड्राई सॉर्बेट चूना पत्थर, ठीक है, इंजेक्शन, गीला चूना पत्थर आधारित और समुद्री जल यहाँ पर आधारित होता है। ये हमारे 3 प्रकार की FGD प्रणाली जो अपनाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हो, आगे SO2 के बारे में, ये एक रंगहीन अभिक्रियाशील वायु प्रदूषक जिसकी गंध तीखी होती है। ये वायुमंडल में SO2 की अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड को निर्माण करने देती है, ठीक है। और SO2 जो हमारी SOx है, ये क्या है,
हमारा सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, SO6 होता है सल्फर ऑक्साइड। ये वायुमंडल में अन्य यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके सूक्ष्म कण बना सकता है और जो पार्टिकुलर मैटर PM में प्रदूषण में योगदान करता है, ठीक है। ये त्वचा, आँख, नाक, गले, फेफड़े और हमारी जो झिल्ली हैं, मतलब मुकस झिल्ली जो है, इसमें क्या होगा, ये नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। SO2 की अधिक मात्रा में श्वसन तंत्र और आपका इन्फ्लेमेशन में जलन यहाँ पर पैदा कर सकती है। बारिश के कारण सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्साइड अभिक्रिया में अम्लीय वर्षा करती है, ठीक है। और उत्सर्जन स्रोत के जीवाश्म ईंधन के दहन के दौरान यहाँ पर प्राकृतिक ज्वालामुखी जो गतिविधि है यहाँ पर करती है। देखो इसमें से 3-4 पॉइंट ऊपर के इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। और एक तीसरा भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तीसरे के बाद हमारा ये चौथा भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब ये यहाँ पे जितना लाइन कर रहा हूँ तो पूरा आपको यहाँ पे देखना है सल्फर डाइऑक्साइड हमारा होता क्या है। ये आपको ऐसे नहीं नोट, जैसे इन्होंने नोट किया ऐसे करके, ऐसे आपको नोट नहीं करना है, सीधा SO2 लिखना है। कितनी बातें, 1 2 3 4 5 6 7 बातें हैं, तो 7 बातें ऐसे करके आपको ऐसे दिखा देना है। कितनी, 3 और 4 7 हो गई, तो ऐसे करके आप एक एक पॉइंट पूरा नोट नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि SO2 की मात्रा अधिक होने पर यहाँ पर ये पैदा करती है, तो यहाँ पर ये लिख लेना है। अगला क्या है, इस यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का स्रोत के साथ यहाँ पर गतिविधि करती है। ऐसा करके करोगे तो SO2 की पूरी एक चक्र बन जाएगा, तो वो आपको कवर करना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखते हैं। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, पहला क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोलेगा ये विश्व में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो GD प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। जिनमें से हमारा शामिल है, एक तो चूना पत्थर, दूसरा गीला चूना पत्थर, तीसरा समुद्री जल आधारित। पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसी में दे देगा, जो हमारा डीसल्फ्राइजेशन है, ठीक है। डीसल्फ्राइजेशन जो है हमारा, ये जो हमारे अवशोषक होते हैं वो सामग्री को पूरा करने का यहाँ पर जो सामग्री होती हैं उसकी स्प्रिंगिंग द्वारा ब्लू फ्लैग से लगभग 80 से 90% तक यहाँ पर SO2 को अलग कर देती है, ठीक है। 80 से 90% जो SO2 उससे अलग कर देगी, तो क्या गलत हो जाएगा, 90 से 95 तक अलग करेगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दे देगा इसी में तीसरा स्टेटमेंट दे देगा, ये जो है अभिक्रिया करके, ये यौगिकों से अभिक्रिया करके पार्टिकुलर मैटर जो हमारा PM है, PM जो हमारा पार्टिकुलर मैटर प्रदूषण है उससे योगदान करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सही बात बोल रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगला चौथा स्टेटमेंट यहाँ से देगा, चौथा स्टेटमेंट देगा SO2 की अधिक मात्रा जो होती है श्वसन तंत्र में जलन पैदा करती है। हमारा जो इन्फ्लेमेशन है इसमें क्या जलन पैदा करेगी, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला उत्सर्जन स्रोत इसका जो होता है हमारा, ये जीवाश्म ईंधन के दहन के दौरान यहाँ पर प्राकृतिक ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो गलत था वो आपको याद रखना है कि यहाँ पर मैंने गलत बताया था, क्या यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है जल प्रदूषण और संरक्षण, ठीक है। इसको देखते हैं, भारत में जल संरक्षण क्या है, इसके बारे में। भारत में जल उपयोग की स्थिति, भारत में भूजल का उपयोग, यहाँ पर जल शक्ति जो हमारा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड, यहाँ पर उसके राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आकलन करना, ठीक है। और आकलन की गई 3.05 इकाई यहाँ पर गंभीर स्थिति है। आकलन में 11 इकाइयों को यहाँ पर अति दोहन की श्रेणी में माना गया है, ठीक है। और अति दोहन वाली इकाइयों को लेकर संकेतन उत्तर पश्चिम बंगाल, ठीक है, और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सब में क्या है, और पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक यहाँ पर है, ठीक है। और कर्नाटक, दक्षिण में हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब क्या है, ये हमारे अति दोहन वाली जो इकाइयाँ हैं उसका संकेतन बता रही हैं, ठीक है। और जल की जो उपलब्धता है उसको लेकर दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है, कितनी, 18%, लेकिन भारत के पास दुनिया के जल संसाधन का केवल 4% ही उपलब्ध है, ठीक है। ताजे जल की जो वितरण है हमारा, आइस कैप्स जो है, भूमिगत जल और ताजे जल की झीलें और नदियाँ, ये हमारे यहाँ पर इसका एक तरह से वितरण बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इस पॉइंट को लेकर, जल की उपलब्धता और उपयोग को लेकर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, दुनिया जो है 18% की आबादी भारत में रहती है, ठीक है। 18 ने आपसे बोल देगा दुनिया की करीब 28%, दुनिया के 28% आबादी भारत में रहती है और उसके पास जल संसाधन के केवल 8% भाग यहाँ पर मौजूद है अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों बात हमारी गलत है क्योंकि यहाँ 4% होगा, यहाँ पे 18% होगा, ठीक है। एक हमारा जो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से पूछेगा आपसे, दूसरा बोलेगा जो ताजे जल का यहाँ पर वितरण है ये किस प्रकार है, ठीक है। आपसे बोलेगा पहला होगा आइस कैप्स, ठीक है, दूसरा होगा भूमिगत जल, राइट, तीसरा होगा नदियाँ, चौथा होगा हमारा ताजे जल की झील। तो क्या ये स्टेटमेंट नदियाँ बाद में होगा और ताजे जल की झील पहले होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ से जो बड़े से छोटे क्रम में लगा रहा है सीरियल से, वो आपको यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सीरियल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देगा यहाँ से, जो हमारा 31% घर है इसमें पाइप के माध्यम से यहाँ पर जल
जल की पहुंच नहीं है, मतलब 31% घरों में जल जो है पाइप के माध्यम से नहीं पहुंचता है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, 67% घरों में पाइप आधारित सीवेज डिस्चार्ज सिस्टम कनेक्शन नहीं है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट देखें, चौथा पांचवा जो भी रहेगा, ये स्टेटमेंट बोलेगा कि भारत में जल भंडार का सर्वाधिक उपयोग जो होता है ये कुएं द्वारा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा सिंचाई के द्वारा होता है, जिसमें कुल जल का भंडार लगभग 78% उपयोग होता है। तो ये पूरे चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा इतना, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में पारंपरिक जल भंडारण प्रणालियाँ ये क्या है, जल मंदिर, ठीक है, खत्री कोहल, जाबो, एरी, डोंग्स, कटाश, पार और पाठ, ये सब क्या देखें, भारत में जो पारंपरिक हमारे जल भंडारण प्रणाली हैं ये दे रखी हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, जल भंडारण प्रणाली स्टेटमेंट में दे सकता है क्वेश्चन, ऐसे पूरा तो नहीं क्वेश्चन बनाएगा नहीं, ठीक है। उसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दे सकता था कि जो भारत में हमारी जल भंडारण प्रणाली है जाबो, ये भी क्या है, नागालैंड में है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पर रख सकता है, ठीक है। तो हो सकता है तो 4-5 आप याद कर लो, जैसे कि मैं 4-5 बता दे रहा हूँ कौन कौन सी। एक तो जल मंदिर हमारा गुजरात, ठीक है, और हमारे न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में हमारा नागालैंड भी था, तो नागालैंड को देख सकते हो आप, राइट। और यहाँ पर है ओडिशा मध्य प्रदेश कटास बांधा, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। और एरी जो आपका तमिलनाडु में, ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो 4 आप यहाँ से देख सकते हो ये, ठीक है। अगर पूछेगा तो 4 में ही पूछ लेगा, वरना आपको इतना नहीं याद करना, इतना याद करोगे तो आपको एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पढ़ने हैं अभी, ठीक है। तो 4 ही सिर्फ आपको यहाँ पे कवर करना है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से है केंद्र सरकार की पहल यहाँ पे कुछ, ठीक है, देखते हैं इसको। केंद्र सरकार की पहल जल जीवन मिशन, जो एक ग्रामीण स्तर पर जल संबंधी जो संरचना उसको बनाए रखने के लिए केंद्रीकरण मांग को यहाँ पर संचालित और समुदाय जो है उसको प्रबंधित प्रोग्राम देना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक, जैसे कि हर खेत को पानी, ठीक है, प्रति बूंद अधिक पहल, पर बूंद पर जो हमारे जो ड्रॉप्स होती है उसको लेकर यहाँ पर एक कुछ योजना चलाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक है। और अटल भूजल योजना, राइट। देखो कैच द रेन जल शक्ति अभियान, इसे वर्षा जल संचयन के लिए यहाँ पर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था अभियान था, ठीक है। कैच द रेन आपसे बोलेगा, कैच द रेन जो हमारा प्रोग्राम था ये हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पर चालू किया गया था, ठीक है। तो क्या गलत हो जाएगा, ये हमारा जल शक्ति मंत्रालय क्या बोल देगा, नीति आयोग के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमारा जल शक्ति मंत्रालय से काम किया गया था। इसे दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, इसे वर्षा जल संचयन को जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया। तो सेकंड तो करेक्ट होगा, लेकिन पहला हमारा जो मिनिस्ट्री बोल रहा है वो गलत कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है उसके कई घटक है, जैसे आपसे बोल सकता है इनमें से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कौन से घटक शामिल नहीं है, ठीक है। पहला हर खेत को पानी, ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल और अटल भूजल योजना, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं है। तो तीनों आपको याद रखने की कौन से घटक इसके हैं। सिंपल सा क्या लिखना है, पीएम कृषि और सिंचाई योजना घटक जो हैं 3-4 घटक जो लिखे हैं यहाँ पे वो लिख सकते हो, राइट। तो ऐसे करना है आपको। आगे देखते हो, और यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति जो बोल रहा है 2012 जल के पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग को अनिवार्य बनाती है, और जीरो लिक्विड जो हमारे डिस्चार्ज हैं इस पर यहाँ पर दिशा निर्देश यहाँ पर जारी करती है। ये आपसे नहीं पूछेगा दोनों, ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको बताया वो आपको कर लेना है। राज्य सरकार की पहल क्या है, नीरू चेट्टू आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर इसमें जो रेखा है ये इसको लेकर के यहाँ पर शामिल किया था हमारी राज्य सरकार ने, प्राकृतिक संसाधन को लेकर, ठीक है। जल जीवन हरियाली बिहार ने स्टार्ट किया, जल ही जीवन हरियाणा ने स्टार्ट किया, और मिशन काकती जो है हमारे तेलंगाना ने लॉन्च किया, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है जो लघु सिंचाई स्रोतों से बहाल करके तालाबों द्वारा पुनरुद्धार इसको करना, ठीक है। जल ही जीवन क्या है हरियाणा, ये एक एक करके याद करोगे तो याद हो जाएंगे किसकी किसकी पहले हैं, ठीक है। 4 ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, आप याद कर सकते हो चारों ही, क्योंकि कोई भी जो हमारा टॉपिक अगर पूछेगा जल को लेकर तो ये एक स्टेटमेंट स्टैटिक का डाल सकता है कोई, ठीक है, राज्य का डाल सकता है, ये हमारा जो ऊपर केंद्र का था वो भी डाल सकता है, कोई एक स्टेटमेंट इसका डालेगा, तो आपको चारों कवर कर लेना है। आगे जल ही अमृत है, इसको लेकर यहाँ पर क्या न्यूज़ में था, देखते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जल ही अमृत है JHA, इसके बारे में यहाँ पर जल ही अमृत का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो हमारे सीवेज उपचार हैं इसका क्या है, जो प्रबंधन करना और राज्यों संघ राज्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, ठीक है। गौरतलब की STP मतलब हमारा जो सीवेज उपचार है इसके लिए प्रयुक्त जल हमारा जो उपचार संयंत्र है उसको भी यहाँ पर कहा जाता है UWTP, ठीक है। अगला है उच्च गुणवत्ता वाले जो हमारे उपचारित जल की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है। जल का पुनः उपयोग जल
चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। जल का हमारा क्या पुनः उपयोग जल चक्र को यहाँ पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, ठीक है। इसका अन्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अन्य शहरी हमारे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपचार फैसिलिटी संबंधी क्षमता का निर्माण करना तथा व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के हमारे उपचारित जल है उसको छोड़ने को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर कुछ इसके उद्देश्य हो सकते हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ से देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा, ऊपर का इंपॉर्टेंट जो था वो ऊपर जो बताया मैंने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। 1.0 अमृत और अमृत 2.0 भी स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसको देखते हैं। पहले हमारा क्या था स्टार्ट था अमृत जो था 1.0, ये 15 में स्टार्ट किया गया, तो अमृत 2.0 21 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसकी अवधि कितनी थी? 2026 तक अभी ये चल रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर बोलेगा अमृत 2.1 ये 2015 में स्टार्ट किया गया था, और अवधि सी क्या है 2015 से 20, 500 शहरों और कस्बों को यहाँ पर कवर करेगा, ठीक है। जिसमें से हमारा जो अपडेटेड करके आया था 2.0 ये क्या है? ये बोलेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना जो अमृत 2.0 उसके बारे में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोलेगा ये मिशन अवधि 2021 से 2025 तक अवधि है, ठीक है। तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2026 तक है। दूसरा बोलेगा ये देश के 500 शहर और कस्बों को यहाँ पर शामिल करेगा, ठीक है। तो क्या गलत होगा क्योंकि ये करेगा पूरे देश के सभी शहरों को, सभी वैधानिक शहर उनको यहाँ पर पूरा करेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या पूछेगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से बोलेगा आपको, तीसरा स्टेटमेंट है ये बोलेगा हमारा जो फोकस क्षेत्र है, ये फोकस क्षेत्र जो जलापूर्ति, सीवरेज और जो स्टैंड बाहर वाटर जो है, वर्षा का जल, अफवाह की निकासी, हरित जो स्थान है, पार्क, ये सबको लेकर यहाँ पर देख रेख करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? गलत होगा क्योंकि देश के सभी वैधानिक शहरों को सभी घर नल के कनेक्शन के माध्यम से यहाँ पर 500 जो शहर में सीवरेज है उसको लेकर यहाँ पर कवर करेगा, ठीक है। तो कैसे पॉइंट आपसे पूछ सकता है ये आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट यहाँ से इसका देगा और कुछ पॉइंट इसको यहाँ से दे देगा, ठीक है। तो दोनों आपको डाउट नहीं करना है और अच्छे से यहाँ पर अंतर को देख के याद करना है, ठीक है। जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग ये क्या? वाटर जो हमारा रिसाइकलिंग एंड जो हमारा रियूज है इसको देखते हैं। परिभाषा क्या है ये आपसे नहीं पूछेगा। संभावित पुनः उपयोग ये आपसे नहीं पूछेगा कुछ, इसको हटाते हैं, ठीक है। जो ऊपर इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। आगे क्या है? जल के पुनः उपयोग से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रौद्योगिकी हैं, क्या क्या है इसमें देखते हैं। इसमें मेम्ब्रेन, बायो रिएक्टर, ठीक है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। जल के पुनः संबंधित जो प्रौद्योगिकी उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ होता है, राइट। कीटाणु शोधन जो हमारे प्रौद्योगिकी होते हैं यूवी, आपके सब देखो आरओ जो होगा ना, आरओ में तो जो हम लोग खरीदते हैं आरओ का पानी पीते हैं उसमें समय सब आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। इलेक्ट्रोटाइड जो आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस जो हमारे रिवर्सल है ये भी EDR भी होता है, ठीक है। थर्मल जो हमारे इवेपोरेशन जो क्रिस्टलाइजेशन है ये भी आपको, तो ये सब क्या हमारे जल के पुनः उपयोग से संबंधित प्रौद्योगिकियाँ हैं, ये सब उपयोग करके हम पुनः उपयोग कर सकते हैं जल को, ठीक है। आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यहाँ से लेके कि जल के पुनः उपयोग से संबंधित जो प्रौद्योगिकी हैं उसको आपको सीरियल से लगाना है, कौन कौन सी है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सीरियल से लगाने दे देगा, पहले ये दे देगा, फिर आपको ये इधर दे देगा, आर आपको लास्ट में दे देगा, ऐसे करके आपको लगाना देगा, ठीक है। तो आपको ये सीरियल जो है ये याद रखना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये सीरियल है। आगे देखते हैं। जल संचय जन भागीदारी, ठीक है, ये क्यों न्यूज़ में था? और ये देखो हाल ही में गुजरात के सूरत में जल संचय जल जो भागीदारी पहले से स्टार्ट की गई है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर विशेष जोर देते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका लक्ष्य है कि हमारी जो सामुदायिक भागीदारी है उसके माध्यम से लगभग 24,800 वर्षा जल का संचयन, ठीक है, उसके माध्यम से 24,800 वर्षा जल का संचयन की जो संरचना है उसका निर्माण करना, जिससे राज्य में लंबे समय तक यहाँ पर जल की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। ये गुजरात सरकार की जल संचय पहल की सफलता पर आधारित है, जिससे नागरिकों के स्थानीय निकाय, उद्योगों और अन्य जो हमारे हितधारक उसको सक्रिय भागीदारी के रूप में यहाँ पर जल संचयन को बेहतरीन परिणाम प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मंत्रालय ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, इंपॉर्टेंट है। मंत्रालय सिर्फ आपको याद रखना है, ये हमारा मंत्रालय जो है ये जल शक्ति मंत्रालय होगा। और देखते हैं क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऊपर पढ़ना है, मंत्रालय, ठीक है। ये संचय जो है हमारा जल संचय जन भागीदारी की मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं? ये भारत की पारंपरिक जो हमारी विश्वास पद्धति है, ये अर्थात जल को भगवान के रूप में, नदियों देवी के रूप में आप इसे महत्व देना, ठीक है। ये संपूर्ण रूप से समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित होना, और इसमें जल संरक्षण को सिर्फ नीतिगत मामला ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता भी यहाँ पर माना गया है, ठीक है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के लेकर यहाँ पर अनुरूप है, ठीक है। आपसे देखो दूसरा स्टेटमेंट बोल देगा, पहला स्टेटमेंट मैंने आपसे बोला ये मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये बोलेगा ये जो हमारा जल जो अभी लॉन्च किया गया है प्रोग्राम जल संचयन भागीदारी जो बोला है, ये द कैच द रेन अभियान जो है हमारा जल शक्ति जो विभाग की तरह उसका एक अनुरूप हमारा काम है, ठीक है, या उसके सहयोगात्मक हमारे यहाँ पर ये
जो एक अनुरूप स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, दूसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसके अनुरूप यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट, एक ये और एक ये। आगे देखते हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है ऊपर। अन्य संबंधित सुर्खियाँ क्या है, देखो संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन, एक तो हमारा पहला ही हमारा अन्य सुर्खियों में आता है। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर जो वाटर कन्वेंशन है उसमें शामिल हो गया। इसे सीमा पार जलमार्ग जो अंतर्राष्ट्रीय झील है उसके संरक्षण के उपयोग पर कन्वेंशन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। इसकी उत्पत्ति 1992 में हेलेंस्की फिनलैंड में अपनाया गया था। ये कन्वेंशन 1996 में लागू हुआ था, ठीक है। ये कानूनी रूप से क्या बाध्यकारी कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कन्वेंशन के पक्षकार 2 या 2 से अधिक देशों में बहने वाले जहाँ पर किसी भी नदी के जल का उचित और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना तथा उसका संधारणी प्रबंधन कर सुनिश्चित करना यहाँ पर शामिल होता है। ये इसको करना आवश्यक होता है, ठीक है। भारत इस कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग का जो हमारा कन्वेंशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के जो हमारे गैर जो नौवहन है इसके उपयोग को लेकर कानूनी संयुक्त राष्ट्र जो हमारा कन्वेंशन है 1997 उसमें क्या अपनाया गया था, ठीक है। जो हमारा सिंधु जल नदी 1960 इसी के अनुरूप है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। किस पर, जो हमारा सीमा पार जलमार्ग है अंतर्राष्ट्रीय झील उसको लेकर, या संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन है उसके बारे में, ठीक है। पहली स्टेटमेंट, इसकी उत्पत्ति 1994 में यहाँ पर की गई थी, ठीक है। हेलेंस्की और फिनलैंड ने अपनाया था और यह 1996 में लागू भी हो गया था, राइट। तो क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि 1992 में ये स्थापित हुआ और अपनाया गया और 1996 में लागू किया गया, पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से होगा भारत इसका एक मेंबर है, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा यहाँ से ये कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। तीसरा भी हमारा क्या है, गलत हो गया, ये बोल देगा बाध्यकारी है, ठीक है। तो हमारा वो सही हो जाएगा, राइट। अगला चौथा स्टेटमेंट यहाँ से बोलेगा संयुक्त राष्ट्र जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग कन्वेंशन यानी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए यहाँ पर नौवहन का उपयोग करने के लिए कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1997 को अपनाया गया था, ये भी हमारा करेक्ट है। पांचवा स्टेटमेंट क्या बोल सकता है, ये जल सिंधु नदी 1963 इसी के अनुरूप है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि उसके अनुरूप है लेकिन 1960 में, ठीक है। सिंधु जल संधि कब हुई थी, 1960 में हुई थी, आपसे बोलेगा 1963 में हुई थी, ये इसके अनुरूप है, तो क्या होगा, गलत है क्योंकि 1960 में हुई थी, बस इसके अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, ये क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ई फ्लो जो हमारा इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम में लॉन्च किया है, ठीक है। ई फ्लो आज से हमारा जो है एनवायरमेंटल फ्लो या न्यूनतम प्राकृतिक अफवाह ये बनाए रखने के लिए वास्तव में जल धाराओं को या नदियों को जल का जो अफवाह है इसकी मात्रा होने से, जिसमें क्या है उसमें जो मौजूद वनस्पतियाँ हैं और जीव हैं इसके अपना जो पारिस्थितिक या प्राकृतिक कार्य हैं वो संपन्न कर सकते हैं। इस वजह से क्या न्यूज़ में था, तो देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट, मतलब पहला यहाँ पर बात ये हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, नमामि गंगे कार्यक्रम, गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना और उसकी सफाई करना, और अब इस मिशन में गंगा की सफाई जो है सहायक नदियों को भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, राइट। इस सिस्टम के जरिए गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता पर रियल टाइम आधार पर आकलन किया जा सकेगा, ठीक है। इसकी मदद से केंद्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम की गतिविधि की निगरानी भी की जाएगी, राइट। देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन क्या था, हाँ, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ई फ्लो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा ये गंगा जो है स्वच्छ गंगा मिशन जो है नमामि गंगे उसके तहत विकसित किया जा रहा है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है ये गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना और उसकी सफाई करना, ठीक है, इसमें शामिल है। अब तक इस मिशन में गंगा की जो मतलब साफ करना शामिल था, लेकिन इसमें अब जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनको भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, अभी तक गंगा को था लेकिन यहाँ पर इसकी सहायक नदियों को भी शामिल कर लिया गया है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बोलेगा, आपसे बोलेगा ऐसा भी बोल सकता था यहाँ पर कि जो गंगा की हमारी लेफ्ट साइड की जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब लेफ्ट साइड की जो हमारी सहायक नदियाँ हैं उनको ही सिर्फ शामिल किया गया है, जबकि राइट साइड की जो नदियाँ उनको शामिल नहीं किया गया। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया, सभी सहायक नदियों को दिया गया है, ठीक है। आपसे अगर कुछ टर्म कंडीशन देता है तो वो गलत होंगी वहाँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ से ये बोल देगा इसकी मदद के लिए केंद्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम की गतिविधि निगरानी भी की जा सकेगी, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या है। नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार बारे में ये नोडल मंत्रालय हमारा कौन होगा, जल शक्ति मंत्रालय होगा, ठीक है। और
ये पुरस्कार 9 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हमारा राज्य कौन सा है ना, और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय कौन सा, तो इसके लेकर यहाँ पर 9 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। आगे ओडिशा सर्वश्रेष्ठ राज्य है और सूरत सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर इसका जो गुजरात सूरत से सर्वश्रेष्ठ यूएलबी है यहाँ पर इसमें शामिल है, ठीक है। आगे देखते हैं, और यूएलबी मतलब जो हमारा शहरी स्थानीय निकाय है वो। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। इसका मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है, या बोल देगा ये हमारा नमामि गंगा के तहत स्टार्ट किया गया, तो क्या गलत हो जाएगा, तो हमारा जल शक्ति मंत्रालय होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोलेगा, दूसरा बोलेगा ये कुल 9 श्रेणियों में यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा बोलेगा अभी हाल ही में गुजरात राज्य को, गुजरात का सूरत राज्य मतलब गुजरात को, ठीक है, गुजरात को यहाँ पर बोलेगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य यहाँ पर पुरस्कार मिला हुआ है, तो क्या गलत हो जाएगा, ये मिला हुआ है उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी 1-2 और यहाँ से कर सकते हो आप, राइट, बाकी और कुछ यहाँ से नहीं करना है। ग्लोबल कमीशन ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, ठीक है, इसको ग्लोबल कमीशन ऑफ ऑन द इकोनॉमिक्स वाटर जो है ये इसको लेकर द इकोनॉमिक ऑफ वाटर जो हमारे वैल्यूइंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द ग्लोबल कॉमन गुड रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो देखते हैं GCEW के बारे में। इसकी उत्पत्ति 2022 में मई में हुई थी, ठीक है। ये एक स्वतंत्र आयोग के रूप में यहाँ पर काम करता है या फिर शुरू किया गया था। इसमें शामिल है कौन कौन, संधाड़ी जल संसाधन प्रबंधन काम करने वाले स्वतंत्र और विभिन्न नीति के यहाँ पर शोधकर्ता। संयोजक कौन है, आर्थिक सहयोग के विकास संगठन OECD यहाँ पर नीदरलैंड की सरकार इसमें शामिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा पूछ सकता है आपसे सिर्फ 2 बातें पूछ सकता है। पहला स्टेटमेंट ये जो है हमारा इसमें ये एक स्वतंत्र और विभिन्न नीति निर्माता की शोधकर्ताओं द्वारा इसमें शामिल किया गया है, पहला हमारा करेक्ट है, स्वतंत्र है। दूसरा इसके संयोजक में आर्थिक सहयोग हमारा जो है इसके सहयोग में, ठीक है, इसके सहयोग में जो हमारा UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पर ये विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा गलत हो जाएगा, ये OECD के तहत यहाँ पर ये आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देगा, ठीक है, नीदरलैंड की सरकार द्वारा। तो हमारा ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको 2 पढ़ना है। आगे देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन जो हमारे केमिकल्स इसको लेकर इस फंड की स्थापना 2023 में बॉन जर्मनी में रसायन जो हमारे प्रबंधन है उसके 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर यहाँ पर की गई थी। GFC मौजूदा जो हमारे वित्तीय तंत्र है उसके में वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल हमारा जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और जैव विविधता और यहाँ पर जलवायु कार्रवाई को समर्थन वाले जो फंड है इसका यहाँ पर पूरक माना जाएगा, ठीक है। आगे उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो हमारे उत्पाद है इसको अपशिष्टों को सही रसायन को यहाँ पर समाधान और लघु जो हमारे द्वीपीय विकासशील देश हैं उसके यहाँ पर निम्न मध्यम के वाले जो आय वाले देश हैं उसका समर्थन करना, ठीक है, ये हमारा इसका उद्देश्य होगा, ठीक है। ये तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, यहाँ से देखो ये संरचना में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, जो हमारे GFC है उसकी संरचना क्या होती है, राइट। तो देखते हैं प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र में क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय प्रतिनिधि तथा सभी जो हमारे दाता हैं उसको जो योगदान करता है उसके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। वित्तीय सहायता कौन करेगा इसमें, ये भी आपसे नहीं पूछेगा संरचना। वित्तीय सहायता क्या है, ये चयनित परियोजना को रसायनों और अपशिष्ट में होने वाले नुकसान को कम करना तथा पर्यावरण और मानव जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना के लिए यहाँ पर जो 3 लाख से 8 लाख अमेरिकी जो डॉलर हैं उस तक दिए जाते हैं यहाँ पर जो करने के लिए। तो ये भी आपका कुछ वित्तीय सहायता भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है, ये सब हटाते हैं, पूरा कुछ हमारा काम का नहीं है ये। आगे देखते हैं, और GFC के बारे में यहाँ पे अपनाया गया बॉन घोषणा पत्र ये क्या है, ये एक बहुक्षेत्रक समझौता है। इसके तहत 28 लक्ष्यों को यहाँ पर सेट तैयार किया गया। इसका उद्देश्य होता है कि रसायनों के अवैध व्यापार को रोक लगाना तथा 2025 तक कृषि में अत्यधिक जो खतरनाक कीटनाशक हैं उसके उपयोग को खत्म करना, साथ ही के रसायन अपशिष्ट यहाँ पर प्रबंधन की समस्या का समाधान करना भी इसका उद्देश्य होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, बोलेगा GFC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये ICCM5 में अपनाया गया बॉन घोषणा पत्र था, पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इसके तहत टोटल 30 लक्ष्यों का एक सेट यहाँ पर तैयार किया गया, ठीक है, जिसका उद्देश्य होगा रसायन और अवैध व्यापार पर रोक लगाना। ये तो हमारा सही है, अवैध व्यापार पर रोक लगाना, लेकिन यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा 28 लक्ष्यों को, ठीक है। तीसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है इसी में
कि ये 2030 तक कृषि में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक उसके उपयोग को खत्म करना, साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या का भी समाधान करना। ठीक है, तो हमारा 2030 नहीं होगा, 2035 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। यहाँ पे 2028 भी दे सकता है, 28 आपको माइंड घुमाने के लिए, क्योंकि आपने सोचा होगा कि मैंने कहीं 28 पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, 28 लक्ष्य पढ़ा है ये, लेकिन 2028 नहीं पढ़ा है, 2035 पढ़ा है। ठीक है, ये याद रखना है, कहाँ से आपको माइंड क्वेश्चन घुमा सकता है। आगे देखते हैं, और बस इतना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी ऊपर का जो था वो कुछ नहीं पूछेगा, राइट। रसायन अपशिष्ट संधारित जो हमारे प्रबंधन के लिए अन्य पहल है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रसायन पहल जो प्रबंधन है ये, और बेसल कन्वेंशन, ये हमारे इंपॉर्टेंट है यहाँ से, बेसल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। ये क्या है, बेसल कन्वेंशन, ये हमारा खतरनाक अपशिष्ट है, इसकी सीमा पर पार आवाजाही जो निपटान है उसको विनियमित करने के लिए यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, आपसे बोलेगा एक राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, यह बोलेगा ये स्टॉकहोम के बारे में बात बता देगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर करना है, बेसल और स्टॉकहोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक मतलब पिक्चर इन दोनों का अलग बना के रखना माइंड में। ठीक है, आगे देखते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट ये हैं, और जो मैंने क्वेश्चन कराया वो आप कर सकते हो। ई अपशिष्ट, ई वेस्ट क्या है? हाल ही में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 का जारी किया गया था। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये रिपोर्ट जो है निम्नलिखित साझेदारी में वित्त पोषण द्वारा तैयार की गई थी, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान और जो हमारे सस्टेनेबल साइकिल्स हैं इसके कार्यक्रम के यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, और हमारा दूरसंचार जो अंतर्राष्ट्रीय है इसको लेकर। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर यहाँ पर देख लेते हैं। संग्रहण और पुनर्चक्रण, रिपोर्ट के अनुसार 2022 में संग्रह और पुनर्चक्रण की दर जो थी 22.3% थी, जो 2030 में घटकर 20% होने का अनुमान है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, क्षेत्रवार प्रति जो हमारी व्यक्ति की उत्पन्न ई अपशिष्ट है, इसमें यूरोप सबसे अधिक। ठीक है, यूरोप क्या है, सबसे अधिक ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है, और इसके बाद ओशिनिया और अमेरिका का स्थान यहाँ पर आता है। भारत से जुड़े बिंदु, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व में सर्वाधिक ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला यहाँ पर 4100 मतलब अरब किलोग्राम तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले आपसे देखो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे करके कि जो हमारा ई अपशिष्ट है इसके बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो पुनर्चक्रण दर थी ये पहले 23% थी। ठीक है, जो 2030 तक घटकर 23% थी, जो 2023 तक घटकर 30 तक घटकर 15% होने का अनुमान है। ठीक है, तो क्या वो गलत होगा, क्योंकि 20% होने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, आगे भारत से जुड़े कुछ बिंदु यहाँ पर बोलेगा। जो भारत का स्थान है यहाँ पर चौथा स्थान है, जबकि जो चाइना का स्थान है यहाँ पर ये पहला होगा। ठीक है, तो भारत का हमारा तीसरा स्थान है, चाइना का हमारा यहाँ पर पहला स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं, और यहाँ पे भी बोल सकता है यूरोप सबसे अधिक ये अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा ओशिनिया और अमेरिका का स्थान आता है। ठीक है, ये भी आपको जो हमारा वैश्विक स्तर पर वो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे है ई अपशिष्ट के बारे में। जिन्हें पुनः उपयोग ना करके अपशिष्ट के रूप में त्याग दिया जाता है, ये तो नहीं इंपॉर्टेंट है। ई अपशिष्ट के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पर्यावरण जोखिम संबंधी हमारे जो खतरे हैं, स्वास्थ्य के खतरे हैं, ठीक है, इनमें यहाँ पर आर्थिक लाभ होना, मतलब यहाँ पर जो सीसा पारा जैसे यहाँ पर है, इसमें अधिक विषैले पदार्थ शामिल होते हैं, और इनसे क्या है आर्थिक लाभ मतलब सोना जैसी जो आर्थिक कीमतें, इसमें यहाँ पर सामग्री प्राप्ति, यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे जोखिम यहाँ पर देखे जा रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है। ये जो नॉर्मल पता होगा आपको। अगला, भारत ई अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियाँ, कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में अपशिष्ट उपकरणों का आयात, ठीक है, ई अपशिष्ट प्रबंधन का अवसंरचना, ठीक है, और लगभग 85% ई अपशिष्ट प्रबंधन का जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकसित देशों द्वारा पुनर्चक्रण के लिए 80% ई अपशिष्ट विकासशील देशों को लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो ये आपसे नहीं पूछेगा डेटा, बस आपसे ये पूछेगा कि हमारा जो भारत में इस अपशिष्ट से जुड़ी कुछ औपचारिक पुनर्चक्रण, जैसे कि आपका ये बोल देगा भारत के अपशिष्ट हमारा जो उपकरण है उसका आयात करना, और हमारे जो अपर्याप्त ई अपशिष्ट है उसका प्रबंधन की अवसंरचना। ये 1-2 पॉइंट आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट में, देखिए ऐसे, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनाया गया। ठीक है, भारत में ये सब अपशिष्ट प्रबंधन क्या है देखते हैं। ई अपशिष्ट जो हमारा प्रबंधन है, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग संशोधन 2003, ये पहली बार ई अपशिष्ट संरचना के दायरे में स्पष्ट रूप से खतरे के पदार्थ को यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, ई अपशिष्ट यहाँ पर प्रबंधन जो हमारा है हैंडलिंग नियम 2011 में EPR की अवधारणा को अपनाया गया था। ई अपशिष्ट प्रबंधन 2016 में इसमें क्या निर्माता दायित्व जो हमारा संगठन है इसको प्रस्तुत यहाँ पर अवधारणा दी गई थी, और 2022 में यहाँ पर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, राइट, और यहाँ पर 2023 के प्रमुख पौधों में निम्नलिखित शामिल थे। 23 वाले में क्या थे देखते हैं। इसमें हानिकारक पदार्थों को कमी करने के लिए छूट के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान की गई थी, जैसे कि EPR प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए जो हमारे कंजर्वेशन थे वो फैक्टर निर्धारित किए गए थे। निर्माता द्वारा प्रशीतन का उपयोग करके दायित्व यहाँ पर सौंपा गया था।
और ईस्ट हमारा जो प्रबंधन है ये संशोधन करके नियम 2024 था, उसके प्रमुख प्रावधान यहाँ पर क्या क्या शामिल थे 23 में मैंने देखे। 24 में क्या था, जैसे कि 24 में रिटर्न या जो हमारा रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा में छूट दी गई है, ठीक है। और क्या केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर जो EPR प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, उनमें विनिर्माण या विनिमित जो हस्तांतरण है उसके लिए एक से अधिक प्लेटफॉर्म की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। EPR प्रमाण पत्र का यहाँ पर जो विनिमय मूल्य है वो केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पर जो उच्च और न्यूनतम कीमत है उसके बीच यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। प्रौद्योगिकी में प्रगति क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट के लिए धातु के प्लास्टिक पुनर्प्राप्ति के लिए यहाँ पर स्वदेशी तकनीकी विकसित की है। ये कुछ हमारे 2024 के कुछ संशोधन किए गए थे प्रावधान, वो आपको यहाँ पर देखने हैं, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर प्रावधान 2024 में किए गए थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन पेपर में तो नहीं पूछेगा प्रावधान क्या क्या किए गए थे, लेकिन आपको एक बार याद रखना है कि 24 में क्या क्या आपको स्टेटमेंट पूछ लेगा ऐसे करके, ये 2023 के सब प्रावधान ऐसे करके यहाँ पर कुछ पूछेगा, ठीक है। तो 24 में सिर्फ 3-4 प्रावधान जो किए गए ये आपको पढ़ना है, बाकी और ऊपर के कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने बताया जितना ऊपर वो क्वेश्चन करना है और ये करना है, राइट। आगे देखते हैं। देखो ई-अपशिष्ट मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कुछ पहल की गई है, वैश्विक पहल, ठीक है। इसमें से बेसल कन्वेंशन मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। और ये है वैश्विक ई-अपशिष्ट जो सांख्यिकी साझेदारी है ये भी की गई थी हमारी, ठीक है। ई-अपशिष्ट चुनौतियाँ विश्व आर्थिक मंच की एक हमारी पहल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और R2 कोड ऑफ फैक्ट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग उसका उपयोग करने पर पर्यावरण अनुकूल को लेकर यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ई-अपशिष्ट चुनौती ई वेस्ट जो है इसका उद्देश्य होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को संभव बनाना, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा ये जो हमारा है ये बेसल कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पर एक पहल है, ठीक है। तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा विश्व आर्थिक मंच की पहल है और ये पहली बात हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉपिक है प्रदूषण के अन्य प्रकार, ठीक है। प्रदूषण के अन्य प्रकार देखते हैं। इसमें क्या है, देखो प्लास्टिक प्रदूषण, ठीक है। और क्या है जो हमारा प्रदूषण है इसकी जो प्लास्टिक प्रदूषण की क्या स्थिति है, UNEP के अनुसार यहाँ पर बोल रहे हैं क्या इसकी स्थिति है। और प्लास्टिक प्रदूषण पर यहाँ पर जो सबसे आम प्रकार के जो यहाँ पर उनका उपयोग, प्लास्टिक में सबसे आम प्रकारों से क्या उपयोग हो सकता है, ठीक है। इनके हम आप पे क्या उनकी स्थिति हो सकती है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की गई कुछ पहल हैं, जैसे कि देखिए ये पहल हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि काउंटर मेजर 2 परियोजना, ठीक है, UNEP प्लास्टिक पहल, राइट। और हमारा है यहाँ पर GMPL जैसा कि हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप जो हमारा ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मरीन लीटर, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और क्या है ग्लोलीटर, ये भी क्या है, नॉर्वे सरकार द्वारा हमारे ये जो अपशिष्ट समुद्र में इसको लेकर यहाँ पर कम करना, ठीक है। ये सब हमारा जो प्लास्टिक से निपटने के लिए कुछ पहल है वैश्विक स्तर पर, ये 3 पहल आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपकी GPMI, ठीक है। और जो हमारी मैंने बताई काउंटर जो मेजर 2 है, और UNEP प्लास्टिक पहल है, और ग्लोलीटर ये 4 आपको अंतर्राष्ट्रीय पहल है, ये आपको याद रखनी है प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए, लिख लेना है वैश्विक स्तर पर। और ये हमारा जो भारत में शुरू की गई यहाँ पर कुछ पहल है, इसको देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो 2016 ये लागू किया गया था, ठीक है। 2022 में कुछ चिन्हित सिंगल हमारे यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा भी दिया गया था। 2022 में भी सुना होगा आपने कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक उत्पाद के लिए जो विस्तारित उत्तरदायित्व उसको यहाँ पर जो प्रावधान है वो यहाँ पर शामिल किया गया था। अन्य प्लास्टिक जो हमारे कलेक्टिव हैं ये पहले शुरू की गई थी, और भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके द्वारा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और WWF द्वारा यहाँ पर स्थापित की जा रही पहल है, ठीक है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग यहाँ पर ने प्रोजेक्ट जो क्या है रिप्लान, ये क्या है लॉन्च किया है, राइट। मिशन लाइफ यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया था, प्लास्टिक बैग और हमारा जो स्ट्रे कप्स हैं इसको लेकर यहाँ पर प्लेट सहित एकल उपयोग प्लास्टिक जो होगी उस पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, मिशन लाइफ और यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट रिप्लान था, ठीक है, और आपका अन प्लास्टिक जो हमारा कलेक्टिव पहल है ये, ठीक है। तो ये आपको तीनों चारों याद रखने हैं जो पहल है भारत की पहल और आपकी जो वैश्विक है वो। देखो प्लास्टिक में होने वाले कुछ यहाँ पर रसायन के मानव पर उनका प्रभाव क्या पड़ सकता है। एक तो तरल वाष्प के रूप में विनाइल क्लोराइड मोनोमर लीवर और मस्तिष्क कैंसर के जोखिम में खतरा बढ़ाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। देखो कम से कम प्लास्टिक यूज करना है, राइट। आगे बेंजीन और ब्यूटाडीन से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा हो सकता है, ठीक है। और क्या है स्टाइरिन न्यूरोटॉक्सिक है, ये एक संभावित मानव कार्सिनोजन है, ठीक है। अगला बिस्फेनॉल एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है।
देखो अभी ज़्यादातर क्या है, अभी कुछ हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कुछ यहाँ पर घर में कुछ बर्थडे या कुछ रहता है, तो क्या ज़्यादातर हम लोग सस्ता वाला चीज़ें लेते हैं। अभी जो एक फोम का जो प्लेट आता है, ठीक है, उसकी अपेक्षा अभी अब नया आया है शुगर केन का, राइट। शुगर केन का भी यहाँ पर आया, तो क्या है, लोग जो ये प्लास्टिक शुगर केन का ना लेकर के वो प्लास्टिक का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सस्ता पड़ता है, राइट। सस्ता पड़ेगा तो क्या है, वहाँ पे मतलब जितने रुपए में आप लेंगे, जैसे 40-50 में आता है करीब 50-60 पीस, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर इसको यूज करते लेके, राइट। वो क्या है, वो हमारा काफ़ी खतरा है पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो इसको लेकर आप देखो, ये 40-50 नहीं देखना, आपको ये देखना है कि पर्यावरण को खतरा हो रहा है। आप देखो आपके घर में आ रहा है, चलो आपके घर वाले जो हैं उनको नई सब बातें नहीं पता है, नहीं पता रहती, लेकिन आप ये सब चीज़ बता सकते हो घर में, अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप शुगर केन का लेके आइए, शुगर केन का यूज कीजिए, क्योंकि शुगर केन क्या है, हमारा अभी जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, तो क्या वो आप ये देख सकते हो, राइट। तो बहुत सारा उसके फायदे भी है शुगर केन वाले के, तो आप ये सब आपको जो है अपने घर वालों को बता सकते हो कि ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसी से क्या हमारा कम होगा ये, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हो, आप ये क्लास कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर जो पेपर एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके घर में इतना लोग है, थोड़े बहुत, चलो बहुत लोगों को नॉलेज है, बहुत जिनको नहीं है नॉलेज, तो आप ये सब चीज़ बता सकते हो कि भले ही महंगा है, 20-30 रुपये महंगा है उससे, अगर ये 50 का है तो वो 80-90 का आपका मिल जाएगा, ठीक है, उतना, ठीक है। और लेकिन यहाँ क्या है, हमारे लिए अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा आगे के लिए, और आपके सबके लिए आगे के लिए यहाँ पर अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सोच के चलना है, राइट। आगे देखते हैं, तो जितना ये था आपको ये याद रखना है। आगे हमारा है माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक क्या है, दिखते हैं इसमें। एक अध्ययन में मनुष्य और कुत्तों की जो हमारे यहाँ पर वयस्क कोष हैं, विषण कोष, इसमें क्या है, इसमें माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी यहाँ पर पता चला है, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक के बारे में देखते हैं। माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम लंबाई के जो यहाँ पर छोटे प्लास्टिक के इसके टुकड़े होते हैं, ये मनुष्य सहित सभी जीव के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखो, प्लास्टिक से एकदम दूर रहना है, कुछ भी रहता है प्लास्टिक के लिए, देखो यहाँ पर जो अगर खाने पीने के मामले में प्लास्टिक से एकदम हट के रहना है, राइट। प्लास्टिक दूर दूर तक आपको नहीं दिखना चाहिए, खाने पीने के मामले में क्या है तो बिल्कुल हट जाओ, राइट। वो क्या है, वो इसको आपको ध्यान देके चलना है, ठीक है। ये क्या, माइक्रो प्लास्टिक की निम्नलिखित 2 श्रेणियाँ होती है, एक तो आपकी प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक और एक आपको सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। ये व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए छोटे छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, जिनके उदाहरण जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन में, ठीक है। अभी जो आपको जो जैसे कि आप फेस वॉश होता है कुछ, ठीक है, फाउंडेशन होता है, उस सब में आपको यूज कर सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, ठीक है, और आदि में यहाँ पर ये माइक्रोबीट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे परिधान और उनके अन्य वस्त्र के उत्पादन में भी, मछली पकड़ने जाल में भी निकलने वाले जो माइक्रोफाइबर उसमें भी होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, ऐसे कण होते हैं जो पानी की बोतल में बड़े आकार के प्लास्टिक के उत्पादों के क्षरण के कारण उत्पन्न होते हैं। पानी की बोतल में यूज करते हैं प्लास्टिक की वो, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या है, आपको इसको इग्नोर करना है, पानी की प्लास्टिक की बोतल भी आपको ज़्यादातर यूज नहीं करनी है मैक्सिमम टाइम तक। अभी आज जैसे यूज की तो बस उसको हटा देना है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। सिंपल सा स्टील बोतल यूज कर सकते हो, ठीक है। और अभी यहाँ पर जो और भी यहाँ पर मटेरियल के भी बनाएगी, जैसे बम्बो का है, बांस का लेकर यहाँ पर भी बॉटल बनाएगी, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। महंगा है बट आपका जो है आप सिक्योर रहोगे उसमें, ठीक है, आप यहाँ पे सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादातर यूज करनी है। आगे देखते हैं माइक्रो प्लास्टिक के प्रभाव क्या हो सकते हैं। पर्यावरण, समुद्री जीव इसे गलती से भोजन समझकर यहाँ पर निगल जाते हैं, ठीक है। जो पर्यावरण जीव होते हैं क्या गलती से भोजन समझकर खा जाते हैं, जिससे क्या है उनके लिए विषाक्त यहाँ पर सिद्ध हो सकता है। इससे क्या है, संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। मानव स्वास्थ्य जोखिम क्या होगा, इससे अंतःस्रावी जो व्यवधान है, वजन बढ़ना, इंसुलिन प्रतिरोध, ठीक है, और प्रजनन स्वास्थ्य में गिरावट, कैंसर बीमारी का कारण बन जाना, ठीक है, ये सब हमारे यहाँ पर इसमें शामिल हो सकता है। आपसे बोलेगा निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जो माइक्रो प्लास्टिक हैं, ठीक है, इनसे हमारे क्या क्या हानि, मतलब इनसे इनको लेकर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। पहला स्टेटमेंट, इससे बोलेगा वजन का बढ़ना, ठीक है। दूसरा, इंसुलिन प्रतिरोध, ठीक है, प्रजनन में स्वास्थ्य में गिरावट, ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी, तो इनमें से बोलेगा कौन सी नहीं है। तो आप सोचोगे यहाँ पर वजन का बढ़ना तो इसमें नहीं है कोई मतलब है, तो आप काट दोगे, लेकिन वजन का बढ़ना भी यहाँ पर इसमें शामिल है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्या इसके कारण हो सकते हैं। इसमें इससे पहले माइक्रोप्लास्टिक मानव रक्त, फेफड़े, स्तन के जो हमारे दूध है और जो हमारे प्लेटलेट है उसमें भी यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लेके, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक में अभी मानो जो अभी हाल ही में पाए गए हैं, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, प्लास्टिक ओवरशूट डे यहाँ पर भी बनाया गया था, ठीक है। अर्थ एक्शन ने प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 यहाँ पर शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या प्लास्टिक ओवरशूट डे दिवस के बारे में, उस तिथि को प्लास्टिक ओवरशूट दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है जिस दिन प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा इन्हें प्रबंधित करने की विश्व की जो क्षमता है उससे कहीं अधिक यहाँ पर हो जाती है और इसे पर्यावरण जो प्रदूषित हो जाता है, राइट। तो हमारा यह क्या है, इसकी जो ओवरशूट दिवस है उसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। यह किसी देश की कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। MWI जो हमारा है जिसको बोलते हैं कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक, ये प्रबंधन क्षमता को प्लास्टिक खपत के बीच अंतर बताता है, ठीक है। भारत जो हमारा MWI
बहुत अधिक है यहाँ पर भारत का, ठीक है। कितना है हमारा जो प्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक है भारत का, काफ़ी ज़्यादा है, कितना 68.62। आपसे बोलेगा जो हमारा भारत का कुप्रबंधन अपशिष्ट है ये चाइना की तुलना में कम है, ठीक है। तो क्या गलत है, क्योंकि सबसे अधिक है भारत का यहाँ, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। पारा प्रदूषण क्या है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए यहाँ पर यूएनईपी द्वारा पारा आधारित मापन के जो चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए $134 मिलियन की यहाँ पर लागत वाली जो पहल है ये शुरू की गई है, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा इसका, उद्देश्य देखते हैं। पारा मरकरी आधारित जो हमारा थर्मामीटर है और हमारे सिग्मो यहाँ पर जो मैनोमीटर होता है, ठीक है, उसके उपयोग के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष 20% की दर से यहाँ पर कम करना और पारे के रिसाव को यहाँ पर कम करना शामिल किया गया। पारा जो हमारा युक्त चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन इसमें सुधार करना और साथ ही सटीक जो हमारी किफ़ायती और सुरक्षित पारा मुक्त जो विकल्प है उसको अपनाने का यहाँ पर प्रोत्साहन करना शामिल होता है, ठीक है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हो सकते हैं, अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और यहाँ पर युगांडा शामिल है। वित्त पोषण वैश्विक पर्यावरण जो हमारी सुविधा जी है, ग्लोबल इकोनॉमिक जो यहाँ पर फैसिलिटी है, ठीक है, ये यहाँ पर इसमें वित्त पोषण कर रही है। क्रियान्वयन किसको कौन करेगा, वर्ल्ड जो हमारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO इसकी परियोजना का क्रियान्वयन यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके उद्देश्य कौन से देश हो सकते हैं और कौन वित्त पोषण कर रहा है, कौन इसका जो क्रियान्वयन वो कर रहा है, ठीक है। मरकरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मरकरी क्या है, देखो पारा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व है, ये वायु, जल और मृदा में पाया जा सकता है। आपसे बोलेगा जो पारा है हमारा ये मृदा और जल में पाया जाता है, जबकि वायु में नहीं। तो क्या वायु में भी पाया जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे ये एकमात्र धातु है जो समान ताप पर यहाँ पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन सी धातु ऐसा है जो समान ताप पर जो द्रव है, ठीक है, या तरल अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा हमारा, पारा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये एक स्थायी जैव संचय जो विषाक्त हमारा प्रदूषण होगा, ठीक है। सभी मनुष्य किसी न किसी तरीके से अल्प मात्रा में जो निम्न स्तर के पारे का अंतर जो ग्रहण ये कर लेते हैं, ठीक है। सभी मनुष्य के बारे में बात कर रहा है ये, किसी न किसी तरीके से भी, ठीक है। कई देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दैनिक या जो हमारे साप्ताहिक मिथाइल मरकरी या मरकरी के जो हमारे इंटेक है उसके सुरक्षित करने के लिए स्थापित किए। इन स्तरों को सुरक्षित और जोखिम के लिए यहाँ पर माना जाता था, ठीक है। तो ये तो नहीं पढ़ना है, हटाना है इसको। आगे देखते हैं। स्रोत क्या हो सकते हैं, सोने की खदानें, कोयला आधारित यहाँ पर ताप विद्युत जो संयंत्र है, वो ज्वालामुखी उद्गार है, ये सब क्या हमारे यहाँ पर इसके स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, ये तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है, थायराइड, लीवर, फेफड़े, किडनी, प्रतिरक्षा प्रणाली, आँखों और मसूड़ों में जो त्वचा है विषाक्त यहाँ पर प्रभाव डाल सकता है। ये हमारे क्या इसके एक प्रभाव पड़ेगा। मिनीमाता रोग तंत्रिका जो संबंधी हमारे क्रॉनिक बीमारी है, ये रोग मिथाइल मरकरी के कारण होता है, ठीक है। कौन सी कारण, मिथाइल मरकरी के कारण होता है। और जो विविध उद्योगों और औद्योगिक जो हमारे उपयोग हैं उसमें की जाने वाली भारी धातु से यहाँ पर उपयोग करते हैं इसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये दोनों प्रभाव हमारे याद रखने। अगला है पर्यावरण में मुक्त किए जाने वाले ये पानी में जमा तलछट निक्षेप हो जाता है और इस तलछट में विषाक्त मिथाइल मरकरी में परिवर्तित हो जाता है और यह खास श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रख लेना है। पारे पर मिनीमाता अभी समय क्या है, ठीक है। पारे पर मिनीमाता जो कन्वेंशन हमारा क्या होगा, जिसे 2013 में कुमामोटो जापान में अपनाया गया था और ये 2017 में लागू हुआ था, ठीक है। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के को पारे प्रतिकूल के प्रभाव को बचाने के लिए विश्व की पहली कानून रूप से बाध्यकारी संधि के रूप में इसे माना जाता है, ठीक है। ये उस जापान का जो जापानी शहर मिनीमाता के नाम से यहाँ पर रखा गया था, जो मिनीमाता रोग का केंद्र था, राइट। उद्देश्य इसका क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य पारे की नई खदानों के ऊपर प्रतिबंध लगाना, पारे की मौजूदा खदानों पर जो खनन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के उपयोग को लेकर चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर समाप्त करना और यहाँ पर कम करना, ठीक है। भारत ने 2018 में इसकी अभी पुष्टि की थी, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट इसके याद रखना है कि हमारे क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं और क्या यहाँ पर इसका मिनीमाता के जो अभी समय है कि इसको भी लेकर क्या था, ठीक है। तो सभी नहीं पढ़ने, 2-3 पॉइंट इसको जो आपको एक बार रीड कर लेना, कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाना है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार हमारा है जो पोल्यूशन को लेके, एक हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन और एक जो पारे का ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन इन दोनों को लेके इस बार पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं आगे अगला है हमारा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। ये क्या होते हैं, देखते हैं इसको। ये संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनईपी के नेतृत्व में दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषक के रूप में व्यापक वैश्विक अध्ययन हमारी जारी की गया। इस अध्ययन का वित्त पोषण वैश्विक जो पर्यावरण सुविधा हमारे GEF है इसने यहाँ पर किया था। तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो कुछ खास नहीं है इतना।
यहाँ से देखते हैं इधर से स्थायी कार्बनिक जो हमारा प्रदूषक है इसको लेकर, ठीक है। पीओपी कार्बनिक जो हमारा जो रासायनिक पदार्थ है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, और इससे उदाहरण के लिए कीटनाशक, औद्योगिक रसायन और आपके जो औद्योगिक प्रक्रिया उसको यहाँ पर अवांछनीय उत्पाद, ठीक है। पीओपी फुल फॉर्म इसका क्या है, मतलब स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। ये नहीं जो पीओपी आप घर में पेंट कर दो वो सब उससे मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीओपी के हमारे कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, क्या क्या हो सकते हैं ये फोटोलिटिक जैविक और रासायनिक क्षरण का जो प्रतिरोध है वो करते हैं। इसके उदाहरण हमारे क्या हो सकते हैं, डाइल्ड्रिन और एड्रिन और हेप्टाक्लोर यहाँ पर इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। मुख्य भौतिक यहाँ पर रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं इसके, ये हैलोजन युक्त होते हैं और पानी में कम घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों है, आपको याद रखना। एक पॉइंट ये और आपको जो ये तीनों नाम दे रखे हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स में लिख लेना अगर बना रहे हो नोट्स तो। आगे देखते हैं, ये लिपिड वसा और तेल में घुलनशील होते हैं। इनका यह गुण सजीव प्राणियों में और इनके जैव संचरण को बढ़ावा देता है, और यानी शरीर की जो रसायन संचित है उसको संचित होते हैं, ठीक है। ये अर्ध वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। कौन से, ये आपसे बोलेगा ये वाष्पशील प्रकृति के होते हैं, तो क्या गलत है, ये अर्ध वाष्पशील प्रकृति से होते हैं, प्रकृति के होते हैं, और वायुमंडल में लंबी दूरी तक यहाँ पर परिवहन करने में सक्षम बनाते हैं, और फिर ये वायुमंडल में संचित होते रहते हैं, ठीक है। पीओपी के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। ये रसायन कैंसर, लीवर को नुकसान, प्रजनन क्षमता को कमी आदि का कारण बनते हैं, ठीक है। ये अंतःस्रावी प्रक्रिया को बाधित करते हैं, और इसके कारण अस्थमा, थायराइड रोग यहाँ पर जोखिम बढ़ जाता है इसका, ठीक है। ये तुम्हारे 2 पॉइंट नीचे भी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में क्या है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये पीओपी पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, ठीक है। इसे 2001 में अपनाया गया था और ये 2004 में लागू हो गया था। भारत 2026 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि कर चुका है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत यहाँ पर दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर नियमावली को लेकर 2018 में विनियम अधिसूचित किया था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो EF उसके कन्वेंशन के लिए नामित अंतरिम वित्तीय हमारा जो तंत्र होगा ये, ठीक है। ये आपको नहीं देखना है, ये 2-3 पॉइंट ऊपर के इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, सुर्खियों में रहे कुछ प्रदूषक हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं इसको। एक तो DCPA डिकथल, तो ये तो देखते हैं, ये तो कुछ हाँ यहाँ से ये चीज़ हमारा इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, DCPA डिकथल, ठीक है, डिकथल। इस खरपतवार नाशी का उपयोग ब्रोकोली और बेसिल्स, स्प्राउट्स, गोभी और प्याज जैसी जो फसलों की खेती में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसके संपर्क में आने पर आने वाले जो भ्रूण हैं ये अल्पवजनी, ठीक है, अल्पवजनी, कम मस्तिष्क विकास वाले और कम IQ वाले बच्चे जन्म की यहाँ पर संभावना रहती है। ऐसे बच्चे बाद में मोटर स्किल्स जो हमारी कमी होती है उसकी समस्या का सामना कर सकते हैं या उससे पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में देख सकते हो DPCA। आगे हमारा है बिस्फेनॉल, ठीक है, बिस्फेनॉल A, इसको देखते हैं। विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने क्या है तत्वाधान में वार्ता आयोजित किया है, ठीक है। इसमें बिस्फेनॉल A के बारे में देखते हैं क्या है। इस रसायन का उपयोग या मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी जो हमारे रेजिन उत्पाद है उसका उपयोग में किया जाता है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग अक्सर उन कंटेनर में किया जाता है जो खाद्य और पेय पदार्थों में संग्रहित करते हैं, ठीक है, जिसमें आप पैकिंग करते हो ये सब करते हो उसमें यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। एपॉक्सी रेजिन का धातु उत्पाद जैसे कि हमारे फूड कैंस, बोटल्स जो होते हैं इसके भीतर जो कोटिंग करते हैं उसके लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसके अतिरिक्त भ्रूण शिशुओं और बच्चों के जो मस्तिष्क के प्रोटेस्ट हैं उसमें ग्रंथि है उसको भी शामिल करना यहाँ पर क्या होता है हानिकारक उसमें प्रभावित कर सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको बताना है कि हमारा ये किस किस में पाया जाता है। क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए अपने जो लाइफ मतलब स्टाइल जीने के लिए उसके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं, अपने समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BPA बहुत जगह देखो, अभी आप कुछ खरीदते हो तो BPA वहाँ पे लिखा रहता है, बॉटल में भी बहुत जगह देखोगे, कैंस में देखो लिखा होता है। अभी आप यहाँ पर कोका कोला क्या लेके आओ वहाँ पे भी लिखा होता है BPA, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कई उत्पाद हमारे फूड्स होते हैं वहाँ पे BPA लिखा होता है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो अपने मतलब जीवन लाइफ में कि BPA क्या है। BPA लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इसी टाइप में क्वेश्चन एक पूछा था UPSC ने जो ऐसा था, तो लगता था कि क्वेश्चन पूछेगा नहीं लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पर रखा था उसने, तो ये भी आप एक बार पढ़ सकते हो, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, राइट। आगे पर एंड जो हमारा पॉलीफ्लोराइड स्किल है इसके बारे में यहाँ पर सब्सटेंस ये पूछ रहा है। ये क्या है, आंत में माइक्रो जो हमारे बायोटा है एक व्यवधान पैदा हो सकता है जिससे क्या किडनी कार्य प्रणाली यहाँ पर खराब हो सकती है। इस वजह से क्या न्यूज़ में था, देखते हैं इसको। छोटे छोटे से टॉपिक है ये, ठीक है। देखो ये क्या है, मानव
निर्मित रसायन जिनका उपयोग रोजमर्रा के उत्पाद में किया था, जैसे कि हमारे नॉनस्टिक कुकवेयर, ठीक है, वाटर हमारा जो रिपेलेंट होते हैं वस्त्र ये, और दाग प्रतिरोधी जो वस्त्र है, और कालीन जो हमारे कुछ सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, इसमें यहाँ पर क्या ये सब उत्पन्न हो सकते हैं, और अग्निशमन फोम में भी, राइट। ये इसके संपर्क में आने पर हृदय रोग, कैंसर जैसी कई बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। वर्तमान में FPFAS के 3 उप समूह यहाँ पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत यहाँ पे औद्योगिक जो सूचीबद्ध में सम्मिलित किए गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है PFAS के बारे में, ये क्या है, मैं क्या यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। सुर्खियों में रही यहाँ पर कुछ शब्दावली हैं, जैसे कि मृदा अम्लीकरण क्या होता है। मृदा अम्लीकरण वास्तव में समय के साथ साथ मृदा pH का मान कम हो जाता है, ठीक है। मृदा अम्लीकरण को बढ़ाने वाले कारक क्या हो सकते हैं इसमें, एक तो आपका मृदा नाइट्रोजन का आप लिंचिंग करना, ठीक है। जब कार्बनिक अवशेष का विघटन होता है तो वे क्या मृदा में कार्बनिक अम्ल निर्मुक्त करते हैं और पौधे की जड़ों में सक्रिय विकास के चरण में होते रहते हैं। तब क्या ये मृदा में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसकी मात्रा क्या निर्मुक्त करते हैं और परिणामस्वरूप मृदा में कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। मृदा अम्लीकरण के प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसमें मृदा अजैविक कार्बन का नुकसान, ठीक है, और सूक्ष्म जीवों को हानि हो सकती है, एल्युमिनियम विषाक्तता में वृद्धि हो सकती है, और रोगजनक जो कवक है उसमें वृद्धि हो सकती है, और पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी हो सकती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हमारा क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मृदा अम्लीकरण के बारे में कौन से प्रभाव हो सकते हैं, 1 2 3 4 आपको दे देगा, ठीक है। कोई एक ऐसा दे देगा जो नहीं है, बोलेगा कौन से इनमें से सही है और कौन से गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अम्लीकरण मृदा का प्रबंधन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाइमिंग उद्योग और उत्पादों में उपयोग करना, ठीक है। गन्ना और केला जैसी जो हमारी अम्ल सहित जो सही फसल है उसे यहाँ पर उगानी चाहिए इसको लेकर, ठीक है। आगे क्या है, बायोकवर, राइट। बायोकवर देखते हैं, एक हालिया अध्ययन में यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे मीथेन उत्सर्जन को लेकर नियंत्रित करने के लिए एक संधारणी अप्रोच यहाँ पर प्रस्तुत किया, इसको लेकर इसे बायोकवर नाम दिया गया है। ये एक माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीकरण प्रणाली है, ठीक है। बायोकवर के बारे में देखते हैं। बायोकवर एक हमारा छिद्रपूर्ण मटेरियल की परत होती है, इसे सीधे लैंडफिल की सीड्स पर रखा जाता है, जिसे इस परत को मैच्योर कंपोस्ट की ऑक्सीकारक परत उससे ढक दिया जाता है, राइट। ये मिथेनोट्रोफिक जो हमारा मीथेन का उपयोग करने वाली एक विधि होती है, बैक्टीरिया होते हैं, उसको लेकर यहाँ पर बायोफिल्टर्स के रूप में कार्य करने वाले जो हमारी इष्टतम स्थिति है उसको प्रदान करता है। ये एक प्रकार एक मीथेन को CO2 को परिवर्तित करने के लिए मीथेन को उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ठीक है। संभावित उपयोग सड़क निर्माता, भूमि सुधार आदि यहाँ पर इसमें शामिल है, राइट, बायोकवर के बारे में लेकर। अगला है ग्रॉसहॉपर इफेक्ट, ये क्या है, ये रिपोर्ट अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन जो हमारे टॉक्सिक्स है, इंटरनेशनल पोल्यूटेंट्स जो हमारे एलिमिनेशंस है, इसको लेकर यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पर क्या है, भविष्य में यहाँ पर एक जो विषाक्तता मुक्त यहाँ पर वैश्विक आंदोलन वो तैयार करना, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या है थोड़ा सा देखते हैं। और ग्रॉसहॉपर इफेक्ट के बारे में, ये दुनिया भर में निर्मुक्त होने वाले प्लास्टिक और विषाक्त रसायन जो आर्कटिक है ये जमा हो रहे हैं। इसमें क्या आर्कटिक और हेमिस्फेरिक सिंक यहाँ पर बनता जा रहा है, जिससे क्या है इन विषाक्त हमारे जो ग्लोबल डिस्टिलेशन है ये ग्रॉसहॉपर इफेक्ट है, इसके नाम से प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है इसको, ठीक है। आपसे बोलेगा ग्रॉसहॉपर इफेक्ट क्या है, तो आप ये सब पॉइंट बताने हैं, ठीक है। और विषाक्त रसायन जो है इसमें आर्कटिक पर्यावरण को लेकर लोगों को स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। उदाहरण के लिए पॉली एरोमेटिक हाइड्रोजन्स के कैंसर व हृदय के जो रोग हैं उसको लेकर यहाँ पर मोटापा बढ़ना और कैंसर से खतरा यहाँ पर रहता है, ठीक है, ग्रॉसहॉपर इफेक्ट को लेकर, ठीक है। आगे एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन, ठीक है, एक्वेटिक हमारी डीऑक्सीजनेशन है उसके बारे में, एवं ग्रही सीमा है ये, राइट। ये क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, समुद्री जल जो तटीय जल है इसके ऑक्सीजन की मात्रा में समग्र गिरावट। ऐसा तब होता है जब हमारे ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन की जो पुनर्पूर्ति उसकी आपूर्ति में अधिक हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति या आपूर्ति अधिक हो जाती है तब, ठीक है। आगे है एक्वेटिक हमारा को जो डीऑक्सीजेशन है इसको ग्रही सीमा के रूप में जो मानने के लिए जिम्मेदार कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होगा उसमें तापमान में ऑक्सीजन जो होगा जल में ऑक्सीजन की घुलनशील कम हो जाती है इसको, ठीक है। इससे क्या हमारा, इसके अलावा समुद्र की कई गर्म सतह वाली जो परत है उसमें ऑक्सीजन को कम गहराई तक जाने से रोकती है। इसमें गहरे समुद्र में जल ऑक्सीजन का यहाँ पर स्तर कम हो जाता है, ठीक है। सुपोषण भी हो सकता है यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। सुपोषण क्या है, सुपोषण पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सुपोषण को लेकर यहाँ पर मैच करने को दे सकता है ऐसे। जैसे कि सुपोषण है किसी जल निकाय में मानव जलित स्रोत है जिसमें हमारे कृषि पोषक तत्व अत्यधिक जमाव के जो शैवाल है उसमें विकास होता है और ऑक्सीजन की यहाँ पर खपत बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है कि इसमें क्या गहरे समुद्र जो होता है जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यहाँ पर जो रहेगा जमाव शैवाल का विकास होता है जिससे कि ऑक्सीजन की खपत यहाँ बढ़ती है, ठीक है। जो जल निकासी का मानव जनित स्रोत है
जैसे कृषि पोषक तत्वों पर अत्यधिक जमाव, ये हमारा सुपोषण बता रहा है। और ये ग्रीन हाउस गैस, दोनों हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सुपोषण और ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव क्यों बढ़ सकता है? समुद्र में डेड जोन्स की संख्या बढ़ोतरी हो सकती है, और क्या महासागरीय जो हमारे हाइपोक्सिया हैं इसमें प्रभाव में उत्पन्न हो सकता है, और यहाँ पर पर्यावरण संपीड़न और समुद्री खाद्य जाल में परिवर्तन और पृथ्वी के यहाँ पर जलवायु जो विनियमन है यहाँ पर इसमें मॉड्यूलेशन यहाँ पर जो प्रभाव को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपके हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखते हैं। आगे है ग्रही सीमा क्या होती है? ग्रही सीमा जो हमारी है ये पृथ्वी प्रणाली और मानव जनित यहाँ पर गतिविधि के प्रभाव के सीमांकन का वर्णन करती है का एक फ्रेमवर्क होता है। इन सीमाओं को उल्लंघन होने पर पर्यावरण स्वयं विनियमन करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, इन 9 जो हमारे प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं, जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल की अखंडता, भूमि जो प्रणाली, ताजे जल पर निर्भर जो हमारे यहाँ पर परिवर्तन वो, और है वो हमारे रासायनिक प्रभाव। ठीक है, नवीन घटक, तो ये सब हमारे क्या है, इसके टोटल हमारे यहाँ पर जो 9 बाउंड्रीज हैं ये बताई गई हैं। ठीक है, ग्रही सीमाओं में घटक इसमें क्या हो सकते हैं? घटक नहीं है, इसी में शामिल है वो, तो ऊपर वाले में 9 बाउंड्रीज में ये है। ठीक है, आगे क्या है, ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज मानव के जो मानवता है उसमें जीवन सहायता प्रदान करती है। इनकी सीमा में रहते हुए मानव को उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको विकसित हो सकती है और फल फूल सकती हैं। इसमें क्या हालिया संदर्भ के अनुसार यहाँ पर 9 में से 6 हमारे जो हमारे प्लेनेटरी बाउंड्रीज है उसका मानव जनित गतिविधियों का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो हमारे 9 जो बाउंड्रीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इनमें से जो हमारी 9 में से 6 जो बाउंड्रीज है इनका मानव जनित की गतिविधियों में जो उल्लंघन के गतिविधियों के कारण यहाँ पर उल्लंघन हुआ है इनका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से नए हैं, और यहाँ पर 6 यहाँ पर उल्लंघन किए, इस वजह से क्या न्यूज़ में क्वेश्चन न्यूज़ में हमारा है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि 6 का यहाँ पर उल्लंघन किया गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन से 9 है, इनमें से कौन कौन से नहीं पूछ सकता है, कौन से हमारे ग्रीन समूह में शामिल नहीं है, 9 प्लेट्स बाउंड्री है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, ये क्या है? ये एक अनुसंधान में बताया गया कि कार्बन कंपनसेशन डेप्थ का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये समुद्र की वह गहराई है जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी जल सतह पर आपूर्ति दर इसकी घुलने की दर से बराबर हो जाती है। ठीक है, ये गहरे समुद्र में नीचे तलछट कार्बोनेट कणों की आपूर्ति और जल सतह पर पाए जाने वाले प्लवक की मृत्यु होती है। इससे क्या होता है, प्लवक कैल्शियम के कार्बोनेट की खोल पर निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, जब ये खोल एक निश्चित गहराई पर समुद्र के नीचे जाती है तो वे क्या है, तब वे जल में घुलना आरंभ कर देते हैं। ऐसे में दाब क्या है, दाब बढ़ता है और घटते तापमान में घुली हुई जो CO2 है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और समुद्री जो जल है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के संबंध में यहाँ पर ये असंतृप्त हो जाने के कारण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा देखो कैसे होता है, ये सब पूरा बताया गया है। कंपनसेशन डेप्थ में जाकर ये तेज़ी से घुलने लगता है, ये CO2 का उत्पादन हुआ, घुला और तेज़ी से घुलने लगा, और यहाँ पर ये बता दिया इसने। ठीक है, इससे देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये पूरा मैप आप याद रखोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मैप से ही आपको दिख जाएगा क्या हो रहा है ये। राइट, आगे देखते हैं हाइड्रोजेल क्या है। राइट, इसको देखते हैं। हाइड्रोजेल एक अनोखा हमारा इंटरवाइंड हमारा जो पॉलीमर नेटवर्क है, ये माइक्रोप्लास्टिक का बंध बनाकर पराबैंगनी जो हमारे विकिरण है, ठीक है, प्रकाश विकिरण को उपयोग करके यहाँ पर क्षरण कर सकता है। इसे हाइड्रोजेल में 3 अलग अलग पॉलीमर परतें होती हैं, जैसे कि आपका चिटोसन, ठीक है, पॉलीविनाइल अल्कोहल और आपका पॉलीएनिलीन। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है। उपयोग क्या हो सकता है इसका हाइजीन प्रोडक्ट्स हमारे जैसे टूथपेस्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस और यहाँ पर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसके लेकर यहाँ पर ये प्रयोग कर सकते हो। औद्योगिक हमारे जो स्नेहक होते हैं एयर कंडीशनिंग उसमें भी यहाँ पर ये कर सकते हो। ठीक है, आपसे बोलेगा हाइड्रोजेल का उपयोग इनमें से किस किस में कर सकते हैं, तो आपको उपयोग क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, और ये क्या है, कौन कौन से अलग अलग परतों में होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 पॉइंट आपको सिर्फ यहाँ से पढ़ना है हाइड्रोजेल के बारे में, ये दोनों। आगे बायोप्लास्टिक के बारे में, ये जैव आधारित पॉलीमर, इसका उत्पादन सूक्ष्म जीव की उपस्थिति, कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति तेल सहित यहाँ पर जो नवीकरणीय संसाधन है इसमें किया जाता है। इससे सूक्ष्म जीव कवक, बैक्टीरिया और यीस्ट द्वारा इसे निम्नीकृत किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में CO2 जल का बायोमास का उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें कृत्रिम प्लास्टिक जैसे भौतिक गुण होते हैं, इसका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम होता है तथा इस कारण ये प्लास्टिक को बेहतर विकल्प भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो हमारे ये दोनों पॉइंट इसके लास्ट के इंपॉर्टेंट है, राइट, ये भी पढ़ सकते हो, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो बायोप्लास्टिक है उस बायोप्लास्टिक लिखोगे और आप यहाँ पर तीनों पॉइंट अपने से है ये नोट कर लोगे। राइट, आगे देखते हैं स्टील स्लैग, ये क्या है? ये स्टील बनाने की प्रक्रिया का एक ठोस अपशिष्ट है। इसमें कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, डाई के ऑक्साइड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, मुख्य हमारे उपयोग क्या है, सड़क के आधार पर निर्माण सामग्री स्टील हमारे जो स्लैग रोड टेक्नोलॉजी है इसके रूप में पोर्टलैंड, सीमेंट और उर्वरक निर्माण के यहाँ पर मृदा की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने के लिए उपयुक्त सामग्री होती है। ठीक है,
स्टील स्लैग रोड हमारे टेक्नोलॉजी के लाभ क्या हो सकते हैं? तकनीकी लाभ सड़क को टिकाऊ बनाने में, ठीक है, फिसलन है उसको रोकने में, ठीक है, और पर्यावरण के क्या लाभ हो सकते हैं? इसमें सालाना उत्पन्न होने वाले 19 मिलियन टन स्टील स्लैब से हमारा जो अपशिष्ट है उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पर्यावरण से भी लाभ हो सकते हैं और तकनीकी लाभ यहाँ पर हो सकते हैं दोनों, ठीक है। बस सिर्फ आपको दो पढ़ने हैं, हमारे क्या पर्यावरण से लाभ होगा इसका और क्या यहाँ पर तकनीकी लाभ होंगे, ये दोनों, राइट। और उसमें क्या शामिल होता है, ये जो पूछा है तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। और बस आप तीन ही पढ़ने हैं आपको। आगे देखना है एरोबायोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति, ठीक है, ये क्या है देखते हैं इसको। एरोबायोलॉजी जो हमारा है मानव, पशु और पादपों में स्वास्थ्य पर वायु जो हमारे मौजूद जैविक कण है, यह बायो एरोलॉजी के संचरण में प्रभाव का अध्ययन है, ठीक है। एरोबायोलॉजी में जो निम्नलिखित शामिल है क्या क्या? बैक्टीरिया, फंगल, जीवाणु, परागकण और वायरस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हमारे जो बायो एरोसॉल्स में क्या क्या शामिल होता है, आपसे बोलेगा इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि जो बायो एरोसॉल्स हैं इसमें क्या शामिल होते हैं? बैक्टीरिया, केवल बैक्टीरिया या फंगल इसमें शामिल होते हैं, जबकि परागकण और यहाँ पर जो वायरस है ये शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन शामिल इसमें होते हैं पहला तो। उसके बाद हमारा जो बायो एरोसॉल्स है ये जैव विविधता पादपों का एक फूल में, पादपों में फूल खिलने के पैटर्न के जो पादप है उस पर क्या है वितरण परिवर्तित को दर्शाता है और ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं गैस फ्लेयरिंग, ये क्या है इसको देखते हैं। विश्व बैंक ने ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट क्या जारी की है, ठीक है। इसमें 2023 में ग्लोबल जो हमारी गैस फ्लेयरिंग 2022 की तुलना में 7% की वृद्धि देखी गई। इसकी वजह से क्या है 23 मिलियन टन अधिक यहाँ पर CO2 का उत्सर्जन भी हुआ है, ठीक है। ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार देश हमारे कौन कौन से हैं? रूस, ईरान, इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कौन कौन सा? रूस है, ईरान है, इराक है और USA, ठीक है। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका इसको आप USA पढ़ा करो वरना आपको समझ आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राज्य जो और भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, जैसे अभी मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा है उसको USA ही पढ़ो, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। गैस फ्लेयरिंग के बारे में क्योंकि उसको डाउट जो रहेगा वो क्लियर माइंड में क्लियर रहता है एग्जाम टाइम में, है ना। गैस फ्लेयरिंग के बारे में तेल निकालते समय उनके साथ निकले प्राकृतिक गैस का जो हमारे दहन है ये गैस फ्लेयरिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। गैस फ्लेयरिंग की वजह क्या हो सकती है? इसमें सुरक्षा संबंधी क्या चिंताएं हो सकती हैं, ठीक है। एक तो उपकरणों पर दबाव कम करने के लिए यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है, ठीक है। उपयोग की जगह दहन किफायती होना, कच्चा तेल हमारा जो होता है सुदूर और हमारे दुर्गम जगहों में इसका निकाला जाता है। इन जगहों में प्राकृतिक गैस के परिवहन में लॉजिस्टिक समस्या आती है। गैस फ्लेयरिंग रोकने के लिए प्रमुख उपाय जैसे कि विश्व बैंक ने जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 2030 से इसको यहाँ पर पहल शुरू की गई, ठीक है। ये जो पहल पूछेगा किसके द्वारा शुरू की गई है तो आपको याद रखना है विश्व बैंक के द्वारा। क्यों पहल शुरू की गई? क्योंकि हमारे गैस फ्लोरिंग को जो था न्यूज़ में इसको लेकर, ठीक है। आगे देखते हैं प्रकाश प्रदूषण देखते हैं। यहाँ पर है रात्रिकालीन प्रकाश प्रदूषण जो हमारा अल्जाइमर इसका खतरा बढ़ रहा है इसको लेकर। प्रकाश प्रदूषण बाहरी कृत्रिम प्रकाश में अत्यधिक या अनुचित उपयोग है, ठीक है। प्रकाश प्रदूषण तारों और अन्य खगोलीय पिंडों में देखने की हमारी क्षमता जो है उसके मानव स्वास्थ्य तथा अन्य जीवों पर व्यवहार को प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अध्ययन में कहा गया है कि रात्रिकालीन प्रकाश प्रदूषण जो प्राकृतिक स्कैंडियन रिदम को बाधित करता है और नींद में बाधा डालता है। इससे क्या है व्यक्ति अल्जाइमर रोग के प्रति संवेदनशील हो जाता है, ठीक है। कौन सा? अल्जाइमर रोग के प्रति संवेदनशील होगा। प्रकाश प्रदूषण का जैव विविधता पर प्रभाव क्या होगा? इससे प्रवासी जो प्राणी हैं इसमें अपने प्रवास मार्ग में भटक सकते हैं, जिससे क्या कारण है भवनों और अन्य संरचनाएं उसमें टकरा जाते हैं और शिकार में उनकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कीटों को आकर्षित करना और वे इससे क्या है मर भी सकते हैं, ठीक है, मर भी जाते हैं, जिससे क्या होगा उनका परागण और खास श्रृंखलाओं में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अल्जाइमर रोग होगा यहाँ पर। और ये हमारा जो प्रकाश के बाहरी जो हमारा कृत्रिम प्रकाश अत्यधिक अनुचित होगा ये देखा है। और ये कुछ ये पॉइंट है, तीनों पॉइंट यहाँ से ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। आगे देखते हैं बायो बिटुमेन, ठीक है। ये क्या है? ये बायो बिटुमेन के बारे में, ये कार्बनिक तत्वों से बना होता है। इस तरह के बिटुमेन पेट्रोलियम मुक्त विकल्प होते हैं। बायो बिटुमेन का उदाहरण होता है बायोचर, ठीक है, पराली, लिगिन और बायोऑयल। ये हमारे इसके बायो मुक्त विकल्प हो सकते हैं इसके बिटुमेन के, ठीक है। बिटुमेन जो हमारे कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त काला पदार्थ होता है, ये चिपचिपा होता है, ठीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सड़क बनाने के लिए यहाँ पर जल रोधक के रूप में करते हैं। लाभ बिटुमेन आयात में कमी आएगी और पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी और बायोइकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ये हमारे इसके क्या लाभ हो सकते हैं? सड़क निर्माण के लिए संधारणी तरीके से यहाँ पर कॉपर स्लैग जो जियो टेक्सटाइल है उसके कोल्ड एसफाल्ट है, ये मिश्रण हो सकते हैं इसके। तो ये आपके जो 3 पॉइंट हैं ये आपको नीचे के तीनों लाइनें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं
वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज, ये क्या है? वाइट कैटेगरी जो हमारी इंडस्ट्रीज है इसको देख लेते हैं। इसमें अन्य सुर्खियों में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे देखो वाइट जो कैटेगरी है इसके बारे में, सेक्टर्स के बारे में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन वाइट कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत करता है जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, उनको क्या श्रेणी देगा? वाइट कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत करेगा। ठीक है, ऐसे सेक्टर्स पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसी हमारी जो परियोजनाएं होती हैं उनमें एयर कूलर और हमारे जो असेंबलिंग साइकिल्स हैं और असेंबलिंग यहाँ पर ऐसे में शामिल होते हैं। राइट, तो ये पहला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वायु प्रदूषण जो हमारा वायु सूचकांक है उसके स्कोर के आधार पर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके वर्गीकरण करेगा। कौन सी सूची में? 4 यहाँ पर जो सूची होंगी उसमें कौन कौन सी? श्वेत श्रेणी, रेड श्रेणी, हरी श्रेणी और आपकी नारंगी श्रेणी। ठीक है, श्वेत श्रेणी में क्या होगा? न्यूनतम या बिना प्रदूषण वाले, ठीक है, अभाव होना, और कम हमारे जो होगा मध्यम प्रदूषण वाले आपका यहाँ से जो देगा 21 से 40 क्षेत्र में आपका चावल और आटा मिल। ठीक है, लाल श्रेणी में आपका दे देगा कौन से? हमारे जो क्षेत्र खनन है वो, और नारंगी श्रेणी में वो देगा जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उनको। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन सी श्रेणी में क्या है। तो सिंपल सा प्रदूषण के जैसे ऐसे बना रखा है इन लोगों ने, ऐसे ही आपको बनाना है, ऐसे करके सेम बना देना है उन्होंने, तो आपको भी ऐसे ही पता होना चाहिए क्या यहाँ पर है। इसका मतलब कोई नहीं था कि ऐसा बनाने का उन्होंने, सिर्फ ये पॉइंट दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया है। क्या क्या हो सकता है आगे देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बना लेना है कौन कौन सी श्रेणी में यहाँ पर कौन कौन से उद्योग क्षेत्र यहाँ पर शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण होने वाले उत्सर्जन क्या हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण हमारा वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर। एल्यूमिना तथा ब्लैक कार्बन कालिक, एल्यूमिना तथा कालिक पृथ्वी पर आने वाले जो दीर्घ हमारे तरंग विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ने लगता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्येक रॉकेट के प्रक्षेपण यानी जो प्रति यात्री 50 से 75 टन CO2 का उत्पन्न होता है, जो हवाई जहाज की उड़ानों का 1 से 3 टन की तुलना में CO2 यहाँ पर काफ़ी अधिक हो जाती है। ठीक है, धात्विक राख क्या है? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर सकती है और इसमें ग्रह की जो सतह है वो अधिक हानिकारक और ब्रह्मांडीय जो विकिरण है उसमें पहुंच सकता है। यहाँ तक कि तरल हाइड्रोजन और ग्रीन रॉकेट भी जलवाष्प उत्पन्न करते हैं और अधिक ऊंचाई पर ये ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, पूरा याद रखना इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे जो ग्रीन रॉकेट हैं, ठीक है, ये जलवाष्प इनमें से कौन है जो जलवाष्प उत्पन्न नहीं कर सकता है? क्वेश्चन देगा ग्रीन रॉकेट, ठीक है, और आपसे बोल देगा वायुयान दे देगा। ठीक है, तो क्या ग्रीन रॉकेट हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जलवाष्प यहाँ उत्पन्न कर सकते हैं अधिक ऊंचाई पर जाने पर, ये ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। आपको कहीं ना कहीं देखो रख के, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रख के आपको स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इसको सीधा सा बना के मोटा मोटा सा ब्लैक से लिख सकते हो उसको, कि दूर से आपको दिखना चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हो सकते हैं क्या? लघु जो उपग्रह है उसका क्षैतिज प्रक्षेपण और पुनः प्रवेश के लिए यहाँ पर प्रक्षेप पथ यहाँ पर होना चाहिए। वैकल्पिक ईंधन डिजाइन करने का सुधार होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कुछ प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हो सकते हैं। राइट, आगे देखते हैं। भारत का वार्षिक भूमि उपयोग और भूमि आवरण एटलस, इसके बारे में। एटलस के प्रमुख बिंदु पर एक नज़र। केंद्र कृषि पिछले 17 वर्षों में खरीफ और रबी की फसल के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई, इसके विपरीत प्रति भूमि में कमी आई है। आपसे बोले कृषि जो हमारी रबी खरीफ में वृद्धि देखी गई है, जबकि यहाँ पर जो प्रति भूमि है उसमें भी यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। तो क्या गलत है? क्योंकि कमी देखी गई इसमें। ठीक है, आगे दोहरी तिहरी वार्षिक जो फसल क्षेत्र है इसमें 82.22% की वृद्धि हुई है, और तिहरी फसल भूमि क्षेत्र जहाँ फसलें एक फसल पर यहाँ पे 3 बार बोई जाती है, काटी जाती है, तो यहाँ पर ये इसको दोहरी और तीसरी फसल यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर 82.22% की वृद्धि हुई हो। ठीक है, आगे 2005 के बाद से 2016-17 तक झूम कृषि में यहाँ पर क्या है? वृद्धि हुई थी। इसमें बाद में क्या इसमें गिरावट देखी गई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? 2005 से लेकर अभी तक झूम कृषि में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि वृद्धि देखी, बाद में इसको गिरावट देखी गई थी। ठीक है, आगे बिल्ट अप एरिया 2005 के बाद से 30.77% यहाँ पर समग्र वृद्धि के साथ बढ़ोतरी को दर्शाता है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा। बिल्ट अप एरिया तात्पर्य क्या है? हाँ देखो, बिल्ट अप एरिया से क्या तात्पर्य हो सकता है? इमारतें और पक्की जो हमारी सतह हैं, वाणिज्यिक और उद्योग में जो शहरी हमारी जो स्थल हैं, शहरी हरित क्षेत्र से यहाँ पर तात्पर्य होता है इसका। ठीक है, बिल्ट अप एरिया से। आगे क्या है? आगे हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, CPCB जिसको बोलते हैं, हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, CPCB क्या है? इसको निम्नलिखित मदों से क्षतिपूर्ति मिलती है। पर्यावरण संरक्षण शुल्क यहाँ पर देना पड़ता है इसको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश यहाँ पे क्या है? इसके तहत यहाँ पर शुल्क प्राप्त होता है, और पर्यावरण क्षतिपूर्ति इसको होती है। ये क्षतिपूर्ति NGT के आदेश के तहत यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, क्या NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपको स्टैटिक में जाके पढ़ना है। ठीक है, CPCB भी स्टैटिक में पढ़ना है। CPCB हमारा स्टैटिक टॉपिक में है, आप एनवायरमेंट जो पढ़ रहे हो वहाँ पे फॉलो करोगे तो CPCB और आपका यहाँ पर NGT दोनों आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं दे रखा है। ठीक है,
यहाँ पे क्या देखते हैं इसको, केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है सीपीसीबी के बारे में, ये जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1974 के स्थापित एक जो गठित एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट जो आपसे पूछेगा, जो सीपीसीबी है ये हमारा एक संवैधानिक संगठन है जो हमारा 1972 के तहत स्थापित किया गया था। तो क्या गलत है, क्योंकि 74 में स्थापित किया गया था और एक हमारा वैधानिक है। ठीक है, इससे वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, ऐसे कार्य कुछ सौंपे गए हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी आपका सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दे देगा, ये केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन पे काम करता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, सीपीसीबी जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी और राज्य नियंत्रण जो हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसको पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए नियंत्रण संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। या सिंपल सा दे देगा कि जो सीपीसीबी है ये जो होगा पर्यावरण की रोकथाम के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होगा, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा ये इससे अलग काम करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा तो आपका ये गलत होगा, क्योंकि एक ही साथ मिलकर हमारे ये लागू करेंगे इसको। ठीक है, सीपीसीबी नदियों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देगा और देश में वायु गुणवत्ता सुधार को भी इसका उद्देश्य होता है। सिंपल सा ये भी स्टेटमेंट अगर सीपीसीबी पूछता है तो ये स्टेटमेंट आपसे जरूर पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि जो कुएं की सफाई है, नदी और जो कुएं की सफाई को लेकर भी इसको बढ़ावा देगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, और वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए हमारे इस भी कदम उठाएगा। तो ये तीनों चारों पॉइंट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सीपीसीबी के बारे में, और बाकी जाकर आप स्टैटिक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं मिलता है टॉपिक तो आप बताओगे, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है सुर्खियों में रहे कुछ संगठन है। ठीक है, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसको देखते हैं। इसका देखो हेडक्वार्टर किधर है, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसकी मुख्य पीठ है नई दिल्ली में, राइट। इसकी जो अन्य पीठ हमारी कहाँ पर है, जो हमारी यहाँ की ब्रांचेस है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में स्थित है। इसकी उत्पत्ति स्थापना जो है हमारी, इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तौर पर 2010 में यहाँ पर एक संवैधानिक निकाय के रूप में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, संरचना क्या होगी, 10 से 20 इसके न्यायिक सदस्य होंगे, इसके साथ विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, राइट। मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ पर एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के रूप में यहाँ पर दिशा निर्देश करते हैं। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दी गई यहाँ पर जो गई प्रक्रिया, उसके बाधा उसके लिए बंधा हुआ बाध्य नहीं है ये। ठीक है, अगला है शक्तियाँ क्या है। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, और प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और क्षतिपूर्ति के रूप में भी राहत देने की शक्ति इसको प्राप्त होती है। ठीक है, इसको कुछ सौंपे गए कार्य होते हैं, जैसे कि ये एक विशेष न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामले पर निर्णय लेता है। इसकी सहायता के लिए पर्यावरण संबंधित विशेषज्ञ यहाँ पर जो होते हैं शामिल होते हैं इसमें, राइट। राष्ट्रीय अधिकरण जो हमारा है, इसकी विधायी फ्रेमवर्क पूरा ये दिया हुआ है, कैसे है, कौन का। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1994। ठीक है, और ये हमारा जो राष्ट्रीय जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण है ये, वन संरक्षण अधिनियम है ये, और ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे देखते हैं इसी आवेदन, ये देखो आपको बना लेना है, ऐसे करके बना, अगर ऐसा नहीं बना पाते हो तो ऐसा सिंपल सा ऐसा करके एक लाइन बनाई, ये किया। एक हमारा है कितना, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है देखते हैं इसको। एक स्टार्टिंग हमारा हो रहा है 1974 से। ठीक है, 1974 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 74 के बाद क्या है, 1977 है, यहाँ ऊपर लिख लिया 1977। इधर क्या लिख लिया, इधर लिख लिया 1980, इधर क्या लिख लिया 1981 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लिया 1986 लिख लिया। ऐसे करके आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ना तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, देखते ही है कौन कौन से आपसे बोलेगा। इसे क्वेश्चन भी पूछा है कई बार, चाहे यूपीएससी ने क्वेश्चन या स्टेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ने पूछा है कि इसके तहत कौन से यहाँ पर शामिल नहीं है। देखो आपसे बोलेगा ये 1972 के तहत यहाँ पर इसमें जो राष्ट्रीय अधिकरण ये भी हमारा फ्रेमवर्क होगा, तो क्या गलत है। 1972 यहाँ पर नहीं है, 1974 से स्टार्ट है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी आवेदन अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, इसके आदेश बाध्यकारी होते हैं, परंतु इसके आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं अपील नहीं की जा सकती, तो क्या गलत होगा। इसकी अपील की जा सकती है। इसके आदेशों के निर्णयों के खिलाफ 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसे अपनी निर्णय समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, पीठें क्या होती है इसकी, हमारी जो इसकी ब्रांचेस हैं, इसकी ब्रांचेस पीठें जो 5 जोन से विभाजित की गई हैं। एक उत्तर मध्य, पूर्व, दक्षिण। ठीक है, उत्तर मध्य, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये 5 हैं। ठीक है, प्रधान पीठ हमारी इसकी दिल्ली में, ये पीठ उत्तरी जोन में आती है। ठीक है, आगे हमारा कौन सा यहाँ पर है, दूसरा है हमारा केंद्रीय भूजल बोर्ड, सेंट्रल हमारा जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये, इसका हेडक्वार्टर हमारा फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति 1970 में हुई थी। ठीक है, ये जल शक्ति मंत्रालय और जल संसाधन जो नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग उसके तहत यहाँ पर अधीनस्थ कार्यालय है।
ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो क्या इसकी पहल है, कृत्रिम पुनर्भरण के लिए परियोजना, भूजल संबंधी विनिमय और राष्ट्रीय जो हमारी जल भ्रत पंचतरण उसको यहाँ पर कार्यक्रम। ये तो पहल तो नहीं पूछेगा, ये पूछ सकते हैं कहाँ पर स्थित है ये और कब स्थापना इसकी की गई थी, ठीक है। और ये किसका मंत्रालय के तहत है यहाँ पर, ये भी आपसे पूछ सकता है, राइट। तो ये चीज़ आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो हमारा दिल्ली है उसमें लेकर है, ठीक है। इसका जो हमारा हेडक्वार्टर किधर होगा, हेडक्वार्टर यहाँ पर है इसका। सौंपे गए कार्य से क्या है, देखो हमारा जो वायु गुणवत्ता इसके कार्य क्या सौंपे गए, इसके कार्य हमारे एनसीआर जो है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान, से हमारे जो एनसीआर है उसको लेकर यहाँ पर इसके कार्य सौंपे गए, ठीक है। और इससे पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण की जगह ले गई है, राइट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती जो हमारे वायु गुणवत्ता क्षेत्र उसका यहाँ पर आयोग अधिनियम के तहत यहाँ पर गठित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से सिर्फ आपको पढ़ने हैं। इससे कार्य क्या हो सकते हैं, ये कार्य राज्य सरकार को पर्यावरण जो प्रदूषण संबंधित यहाँ पर वैधानिक दिशा निर्देश जारी कर सकता है और अनुपालन करने पर यहाँ पर जुर्माना लगाएगा, ठीक है। अनुपालन ना करने पर, राइट, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं, ये भी लगा सकता है 5 साल के लिए कैद का। तो 4-5 पॉइंट जो भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार देखो, ये हर चीज़ का आपको नोट्स नहीं बनाना है, कुछ चीज़ें आपको माइंड में भी रखनी है कि आपने पढ़ा कि नेशनल जो हमारा पोल्यूशन बोर्ड था, एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मैनेजमेंट था, ये क्या था या कहाँ पे था, तो माइंड में भी कुछ पिक्चर रखना है। आप लिखते ही सब कुछ नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। ये जो मैं बताता चलता हूँ, ये चीज़ आपको माइंड में भी सेट करते रखनी है, ठीक है। बाकी देखो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा चौथा नंबर, वो मैं चौथे पार्ट में आपको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कौन सा, श्रद्धांजलि विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका पार्ट 4 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं टेलीग्राम लिंक भी यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा, राइट। और यहाँ पर देखो डेली टास्क या डेली टारगेट में स्टार्ट करने वाला हूँ, कल है 14 फरवरी, तो 14 फरवरी मॉर्निंग 8 बजे से मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 5 से 6-7 मिनट, पहला डेज तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे 6 से 7-8 मिनट का, लेकिन जो नेक्स्ट डेज रहेगा वो आपका 4 से 5 मिनट ही आपका टाइम जाएगा उस वीडियो को देखने में कि कैसे आपको कवर करना है, राइट। वो मैं पीडीएफ भी उसका प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। देखो पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, पीडीएफ से आपको उतना नहीं समझ आएगा कि क्या क्या लेगा, मैं पीडीएफ से ही आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपको कहाँ से पढ़ना है, राइट, कैसे आपको कवर करना है, तो वो भी मैं आपको उन 6 से 7 मिनट में कवर कराऊंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कल रेडी रहिए, सुबह 8 बजे के लिए मैं आपको यहाँ पे जो इसका वीडियो रहेगा वो मैं जस्ट डालूंगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप एक डाउट आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।